लास्ट सेशन में हमने चैप्टर नंबर 15 और 16 कर लिया है। तो क्या होगा, चैप्टर 15 में क्या क्या देखा था और चैप्टर 16 में बेसिकली हमें क्या याद रखना है। ठीक है, क्या होगा बताइए। चैप्टर नंबर 16 में हमने क्या क्या देखा था। पेरीनेटल पीरियड मतलब कि क्या कौन सा पीरियड होगा जी, मतलब कि 28 दिन तक का होगा ना। लास्ट मंथ टू 28 दिन, ऐसा ही था ना। डेफिनेशन पेरीनेटल पीरियड की क्या थी? डिलीवरी से पहले से लेकर के 28 दिन, वही था ना वही। डेफिनेशन। अप टू 28 डेज अप था। टू 28 डेज। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गया है पेरीनेटल का। उसके बाद में हमने देखा Z05 और Z0, आई मीन Z38। ठीक है, ये Z05 कब यूज करेंगे? तीन कंडीशन बताई थी ना, सस्पेक्टेड कंडीशन होनी सस्पेक्टेड चाहिए, उसके कंडीशन बाद में है टेस्ट और होना चाहिए टेस्ट परफॉर्म और और रिजल्ट टेस्ट का नेगेटिव। रिजल्ट नेगेटिव होगा, तब हम नेगेटिव ये होगा। यूज करेंगे। ठीक है। और Z38 है वो अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइप ऑफ डिलीवरी का है ना, लाइव बॉर्न का। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। और अगर दोनों का यूज करना पड़े तो फिर Z38 पहले ही होना चाहिए। ठीक है, Z05 और साथ में Z38 बाद में है तो गलत हो जाएगा। लेकिन Z38 पहले और Z05 बाद में है तो कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उसके बाद में P07 वाला जो था ना, तो उसमें हमने क्या देखा था कि वेट वाला पहले जाएगा और जेस्टेशनल एज वाला जो होगा आईसीडी वो बाद में लगेगा। ठीक है, P07 में जो था ना वो हमने देखा था ना, P07 कैटेगरी आईसीडी। ठीक है, सीक्वेंस, बर्थ वेट तो इट फर्स्ट है, देन gestation सेकंड। फर्स्ट एंड देन gestation age। जेस्टेशनल एज। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और क्या था? P35.8, ये कब लगाएंगे P35.8? पहले और बाद में U07 कब लगाएंगे, गाइडलाइन देखी थी ना। पहले सर P31.8, उसके बाद U07.1। या सिचुएशन मतलब सरकमस्टांस कौन से थे उसमें? रीजन फॉर एनकाउंटर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टेड इन यूट्रो या फिर ड्यूरिंग बर्थ, है ना, तो ये वाला सीक्वेंस होगा। उसके अलावा बैक्टीरियल सेप्सिस P36 और इस तरह का काफ़ी सारा था। ठीक है, लेकिन वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, उसके बाद में चैप्टर 15 में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है ना। तो क्या क्या है बेसिकली, Z34 ये कब यूज़ करेंगे? नॉर्मल प्रोटीन प्रेगनेंसी होनी चाहिए, प्रीनेटल। है ना। ठीक है, मतलब कि रूटीन सुपरविजन का, है ना। नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए ठीक है, प्रीनेटल चेकअप्स। या और दूसरा क्या था? O09 वाली कैटेगरी होगी तो फिर क्या होगा? हाई रिस्क सुपर प्रेगनेंसी, है ना, प्रेगनेंसी। सुपरविजन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ठीक है, O10 होगा तो क्या होगा? प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन। टेंशन। हाँ, प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। ठीक है, और O24 है वो हमारा डायबिटीज का होता है ना। और उसमें भी O24.4 है, वो क्या है? जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, तो इसके साथ में कोई दूसरा O24 कैटेगरी का आईसीडी नहीं जाएगा। ठीक है, और Z79.4 और Z79.84 भी इसके साथ में नहीं लगेगा, नहीं। है ना, ये ध्यान में रखना है। ओके, उसके अलावा हमने क्या देखा था उसमें चैप्टर में? O9A पिपेरियल क्या? पिपेरियल सेप्सिस। हाँ, वो क्या होता है? O85 होता है ना। यस। ठीक है, ठीक है, तो वो भी लिख देते हैं, परपेरियल सेप्सिस होगा तो
O85, ठीक है। O9A.1 सॉरी O9A.1 डैश क्या होगा? वो मैलिग्नेंसी नियोप्लाज्म। एसोसिएटेड विथ मैन। नियोप्लाज्म, है ना। नियोप्लाज्म। और O9A.1 सॉरी .2 डैश होगा तो फिर क्या होगा? पॉइजनिंग पॉइजनिंग। हाँ, पॉइजनिंग इंजूरियस। एडवर्स टॉक्सिक इफेक्ट, इफेक्ट। है ना। और अंडरडोजिंग का जो होगा ना विथ प्रेगनेंसी, ठीक है, इस तरह से है। फिर 3 4 5 का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देखो कुछ ऐसा ही था, फिजिकल, सेक्सुअल और साइको ऐसा करके था, कुछ याद नहीं है मुझे। ठीक है, ये दो अल्कोहल। हमें याद। हाँ, अल्कोहल, ठीक है। ओके, यहाँ पे ADT करके जो है ना वो हमें याद रखना है। तो अल्कोहल यूज होगा तो फिर क्या होगा? ओ नाइन्टी 99। नाइन डॉट थर्टी वो वन 99। और F10 कैटेगरी होगा, ठीक है। और उसके बाद में ड्रग यूज होगा तो फिर क्या होगा? O99.32 32। होगा। और ड्रग का फिर F11 16 और F18 19, ऐसा ही है ना, इस तरह से है कुछ, ठीक है। यस। और टोबैको होगा तो क्या होगा? ओ नाइन्टी नाइन 19। थर्टी थ्री और F17 कैटेगरी का होगा, F17। ठीक है। तो ये हमें माइंड में होगा ना, तो देखना नहीं पड़ेगा बुक में, ठीक है। उसके अलावा क्या था? Z33.2 कब जाएगा? Z39 कब जाएगा? एबॉर्शन। हाँ, इलेक्टिव लाइसेंस। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। और लाइव बॉर्न, ठीक है। तो फिर लाइव बॉर्न होगा तो बाद में Z37 वाला लगाएंगे। और Z39 वाला कब बताया था? डिलीवरी आउटसाइड एडमिशन फॉर। हॉस्पिटल, है ना। ठीक है। O80 का रह गया, है ना। O80 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बताया था मैंने क्राइटेरिया? O80 कब यूज होगा? फुल अनकम्प्लिकेटेड लेबर एंड फुल डिलीवरी। नो सिंगल कॉम लाइफ। हाँ, अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होनी चाहिए, फुल टर्म डिलीवरी होनी चाहिए और सिंगल लाइव बॉर्न होना सिंगल चाहिए, लाइफ फॉर्म। तभी हम यूज करेंगे। और O80 के साथ में अगर कोई दूसरा लाइव हो जाएगा तो फिर Z37.0 ही जा 7। सकता है ना। Z37.1 है, Z37.2 है तो फिर वो गलत हो नहीं जाएगा, चाहिए। है ना। तो ये हमने देखा था, ठीक है। और आई थिंक और भी था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। बाकी बाकी जो होगा वो देख सकते हो आप, ठीक है। तो इतना मोटा मोटी याद है ना, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो इतने से काम बन जाएगा, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 18 करेंगे, जो कि साइन एंड सिम्टम का होता है, एबनॉर्मल क्लिनिकल लेबोरेटरी फाइंडिंग। और कैरेक्टर हमारा एक ही है इसमें, अल्फ़ाबेट R002 R99, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें दिया है ना, क्या दिया है? चैप्टर 18 इंक्लूड्स सिम्टम्स, साइंस, एबनॉर्मल रिजल्ट्स ऑफ क्लिनिकल और अदर इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स एंड इल डिफाइंड कंडीशंस रिगार्डिंग विच no diagnosis classifiable elsewhere is recorded. Signs and symptoms that point to a single, point to a specific diagnosis have been assigned to a category in other chapters of the classification. Okay, use of symptom code. Codes that describe symptoms and signs are acceptable for reporting purposes when a related definitive diagnosis has not been established by the provider. ठीक है, तो जब भी प्रोवाइडर ने कुछ डेफिनेटिव डायग्नोसिस कंफर्म नहीं किया है, तो उस केस में जो भी रीज़न फॉर एनकाउंटर लेके आता है ना पेशेंट, वो हम करते हैं, ठीक है। तो जनरली उसमें ज़्यादातर साइंस एंड सिम्टम मिलता है, तो ये गाइडलाइन ये बोल रही है। उसके बाद में दिया यूज़ ऑफ सिम्टम कोड विथ डेफिनेटिव डायग्नोसिस कोड, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी जो टेबल मैंने पढ़वाया था ना, उसके हिसाब से हमें करना है, ठीक है। डेफिनेटिव डायग्नोसिस कंफर्म कर दिया गया है, प्रोवाइडर ने कर दिया है डेफिनेटिव डायग्नोसिस, और उसी रिपोर्ट में या उसी क्वेश्चन में उसके इंटीग्रल साइन एंड सिम्टम भी मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? खाली डेफिनेटिव डायग्नोसिस का आईसीडी कर देंगे, बाकी इंटीग्रल साइन एंड सिम्टम का आईसीडी नहीं करेंगे,
ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर डेफिनेटिव डायग्नोसिस का पार्ट एंड पार्सल नहीं है, ऐसा कोई साइन एंड सिम्टम है, तो उसको हम अलग से कोड कर देंगे, लेकिन बाद में करेंगे, एडिशनली करेंगे। पहले जो होगा वो डेफिनेटिव डायग्नोसिस जो होगा ना, वही उसका ही आईसीडी होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन कोड का बात है, तो कॉम्बिनेशन कोड्स दैट इंक्लूड सिम्टम, ICD-10 CM contains a number of combination codes that identify both the definitive diagnosis and common symptoms of that diagnosis. When using one of these combination codes, an additional code should not be assigned for the symptom. For example, इसका एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, है ना? कौन सा कैटेगरी का? I69। ठीक है, तो I69 में ज़्यादातर ऐसा है कि साथ में जो डेफिसिट होगी ना, वो अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कोड में है भी, ऐसा नहीं है कि सारे में ऐसा है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कोड तो I11, I12, I13 वाले भी है, लेकिन वहाँ पे तो हमें करना ही है। लेकिन I69 ऐसा है जहाँ पे काफ़ी सारी जगह पे अंदर ही है, बंडल्ड ही है, मतलब कि अलग से एडिशनल करने का ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए ये गाइडलाइन है। ठीक है, लेकिन I69 में भी मैंने बताया था ना, कहीं कहीं पे होता भी है, अलग से करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में ये वाला है रिपीटेड फॉल्स। ठीक है, कोड R29.6 repeated falls is for use for encounters when patient has recently fallen and the reason for the fall is being investigated. Okay, code Z9181 history of falling is for use when patient has fallen in the past and is at risk for future falls. When appropriate, both codes R29.6 and Z9181 may be assigned together. ठीक है, तो Z9181 जो है वो हिस्ट्री ऑफ फॉलिंग है। मतलब कि इंडिकेट करता है कि पेशेंट पास्ट में गिर गया था और अभी रिस्क है फॉल होने का। लेकिन R29.6 है, वो रिपीटेड फॉल से बार बार पेशेंट को गिरना हो रहा है ना, तो उसके लिए है। ठीक है, और दोनों अगर डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली है तो फिर दोनों लगा सकते हैं, आईसीडी दोनों साथ में यूज हो सकता है। ये गाइडलाइन है। ठीक है, तो हम इसको एक बार बुक में देख लेते हैं क्या मिलता है बुक के अंदर। ओके, R29.6 यहाँ पे है रिपीटेड फॉल, है ना? एक्सक्लूड टू है, मतलब कि ये साथ में जा सकता है, Z9181 और रिपीटेड फॉल ये साथ में लगा सकते हैं, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है तो। ठीक है, उसके बाद में गाइडलाइन में क्या मिल रहा है? कॉमा स्केल। ठीक है, तो ये कॉमा है ना, COMM नहीं है यहाँ पे, सिंगल एम है, तो ये कॉमा का मतलब क्या होता है? अनकॉन्शियस। या अनकॉन्शियस ना। ठीक है, अनकॉन्शियस। ठीक है, मतलब कि पेशेंट को होश नहीं है, वैसा कॉमा है। लेकिन एनेस्थेसिया में भी होश नहीं होता है, तो वो कॉमा अलग होता है। ठीक है, मतलब कि वो तो इंड्यूस्ड होता है, और ये कुछ ट्रॉमा की वजह से या डिजीज की वजह से है, तो ये कॉमा है। तो यहाँ पे क्या दिया है? द कॉमा को स्केल कोड्स R40.2 आ गया। R40.2 can be used in conjunction with traumatic brain injury codes. These codes are primarily used by trauma registries, but they may be used in any setting where this information is collected. The comma scale codes should be sequenced after the diagnosis codes. तो इसमें हम बुक में देखेंगे इसको। ठीक है, तो R40.2 में देखेंगे ना, तो कोड फर्स्ट का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कभी भी वो पहले नहीं जाएगा, है ना? उसके पहले जो होगा ना, वो कुछ और होगा, देखो। ठीक है, R40.2 कॉमा कोड फर्स्ट एनी एसोसिएटेड फ्रैक्चर ऑफ स्कल दैट इज S02 डैश और इंट्राक्रेनियल इंजरी S06 डॉट डैश। ठीक है, तो पहले ये इसमें से कोई आईसीडी होगा
और बाद में ये होगा R40.2 वाला। अब इसमें R40.20 है, वो कंप्लीट कोड है रिपोर्टेबल, जो कि कॉमा एनओएस अनकॉन्शियसनेस एनओएस का है ना। और आगे वाला देखते हैं हम। तो 21 22 इस तरह से है ना। तो 21 में दिया है कि कॉमा स्केल आईज ओपन। ठीक है। और नीचे नोट मिला है, फॉलोइंग अप्रोप्रिएट सेवंथ कैरेक्टर इज टू बी एडेड टू सब कैटेगरी R40.21 ठीक है। तो मतलब कि बेसिकली ये आईसीडी जो होगा ना, वो कंप्लीट इसको 7 कैरेक्टर बनेंगे ना तभी रिपोर्टेबल होगा। ठीक है। तो 211 में क्या दिया है, कॉमा स्केल आईज ओपन, और बाद में अगर जीरो लगाया तो फिर अनस्पेसिफाइड टाइम। ठीक है। मतलब कि आईज तो ओपन है पेशेंट की, लेकिन पेशेंट कितने टाइम से कोमा में है वो पता नहीं है, अनस्पेसिफाइड है। ठीक है। 212 में क्या है, कोमा स्केल आईज ओपन टू पेन। ठीक है। तो 212 के बाद में वन लगा देंगे तो इन द फील्ड ईएमटी और एम्बुलेंस। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा देंगे, सपोज 211 है तो आईज ओपन है, नेवर है यहाँ पे, मतलब कि आईज नेवर ओपन किया है, लेकिन अनस्पेसिफाइड के टाइम के लिए कॉमा में है। अगर सेवन्थ कैरेक्टर वन है तो फिर क्या होगा, आईज ओपन नेवर, और साथ में इन द फील्ड ईएमटी और एम्बुलेंस, मतलब कि इमरजेंसी मेडिकल मेडिकेशन टेक्नोलॉजिस्ट आया है तब की बात है, या फिर एम्बुलेंस में। अगर सेवन्थ कैरेक्टर थ्री है तो फिर क्या होगा, हॉस्पिटल एडमिशन के टाइम पे ये कॉमा स्केल आईज ओपन, और आईज ओपन नेवर मतलब आईज ओपन किया ही नहीं है उसने। ठीक है। और चार होगा, सेवन्थ कैरेक्टर फोर होगा तो 24 आवर्स और मोर आफ्टर हॉस्पिटल एडमिशन। ठीक है। तो सेवन्थ कैरेक्टर का इस तरीके से जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगा ना, वहाँ पे हमें लगा के ही पूरा रिपोर्ट करना पड़ेगा कोड। 22 में भी है। ठीक है। 22 में कॉमा स्केल बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स इस तरह से है। फिर 23 में क्या मिल रहा है, बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। और 24 में टोटल ऐसा करके है कुछ। हाँ, ग्लासगो कॉमा स्केल टोटल स्कोर। तो टोटल स्कोर दिया होगा ना, तो वहाँ यहाँ पे भी सेवन्थ कैरेक्टर एप्लीकेबल है, लेकिन इस तरह से चार आईसीडी है। 241 में है ग्लासगो कॉमा स्कोर 13 से 15 के बीच में होना चाहिए। 242 में 9 to 12, और 243 में 3 to 8, और 244 में अदर कॉमा विदाउट डॉक्यूमेंटेड जीसीएस स्कोर विथ पार्शियल स्कोर रिपोर्टेड। ठीक है। तो यहाँ से बुक में हमने देखा, और अभी यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। These codes, one from each subcategory, are needed to complete the scale. The seventh character indicates when the scale was recorded. The seventh character should match for all three codes. ठीक है। तो one from each category are needed to complete the scale. ठीक है। तो मतलब कि तीन कोड हम कर सकते हैं एक ही कैटेगरी में। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका इतना टेंशन नहीं लेना है, सीपीसी में आपको इतना आएगा नहीं। ठीक है। तीनों कोड का रिक्वायरमेंट होगा नहीं कोई भी क्वेश्चन में। उसके बाद में क्या दिया है, एट ए मिनिमम रिपोर्ट द इनिशियल स्कोर डॉक्यूमेंटेड ऑन प्रेजेंटेशन एट योर फैसिलिटी। दिस मे बी ए स्कोर फ्रॉम द इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन और इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इफ डिजायर्ड, ए फैसिलिटी में चूज टू कैप्चर मल्टीपल कॉमा स्केल स्कोर्स। ओके, अगर फैसिलिटी को ज़रूरत है तो मल्टीपल कैप्चर कर सकते हैं। Assign code R40.24 Glasgow comma score total score when only the total score is documented in the medical record and not the individual scores. Do not report codes for individuals or total Glasgow comma score for a patient with medically induced coma or a sedated patient। तो ये मैंने आपको बताया ना कि जब एनेस्थेसिया दिया जाता है तब भी पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, तो वो अनकॉन्शियस इस अनकॉन्शियसनेस से अलग होती है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में है SIRS, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम ड्यू टू नॉन इन्फेक्शियस प्रोसेस। ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म्स है ना, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, तो इसका डिफरेंस हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन क्या होता है।
इन्फेक्शन क्या होता है? या इन्फ्लेमेशन, दो में से बताइए क्या होता है। इन्फ्लेमेशन क्या होगा? लोकलाइज्ड रिएक्शन टू इंजरी। और इन्फेक्शन क्या होगा? स्प्रेडिंग। ठीक है, पैथोजन इन्वेट करेगा ना, इन्वेजन बाय पैथोजन। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ये सब होता है ना। ठीक है, तो वो इन्फेक्शियस होता है, और ये जो है वो लोकलाइज रिएक्शन टू इंजरी होता है। जब भी कुछ इंजर होता है ना तो लाल हो जाता है, इस तरह से जो होता है वो इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, तो ये जो SIRS है वो क्या है? नॉन इन्फेक्शियस प्रोसेस है, मतलब ये इन्फ्लेमेशन के रिलेटेड है। ठीक है, तो इसकी गाइडलाइन है, द सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम कैन डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ सर्टेन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज प्रोसेसेस सच एज ट्रॉमा, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म और पैंक्रियाटाइटिस। ठीक है, तो ये सारी जो भी है वो इन्फेक्शियस नहीं है, ये सारी जो है वो नॉन इन्फेक्शियस है। ट्रॉमा भी नॉन इन्फेक्शियस है, नियोप्लाज्म भी नॉन इन्फेक्शियस है, और पैंक्रियाटाइटिस। उसके बाद में दिया है, व्हेन SIRS इज डॉक्यूमेंटेड विथ ए नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन and no subsequent infection is documented, the code for the underlying condition such as an injury should be assigned, followed by code R65.10। तो 10 और 11 दो ऑप्शन है। ठीक है, तो जैसे 65.20 और टू था, 21 था ना, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन कौन से हैं? R65.10 है और R65.11 है। तो इसमें ये क्या चीज़ है? ये क्या है? विदाउट ऑर्गन डिस्फंक्शन है ऑर्गन। ना। और बाकी का जो होगा वो विथ ऑर्गन डिस्फंक्शन होगा। ठीक है, तो R65.10 है वो SIRS विदाउट एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन, और 11 है वो विथ एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन, इस तरह से मिल रहा है। लेकिन ये हमने देखा था ना, R65.1 वाला जो होगा ICD कभी भी पहले नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोड फर्स्ट करके नोट मिलेगी आपको, है ना। R65.2 में भी मिल रही थी, और R65.1 में भी मिलेगी ये नोट। ठीक है। यस सर। ठीक है, एक बार मैं और बता देता हूँ आपको R65.1। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए, और ये फिंगर का सिंबल है। कोड फर्स्ट अंडरलाइंग कंडीशन सच एस हीट स्ट्रोक T67.0 और इंजरी एंड ट्रॉमा S002 T88। इसमें से कोई भी एक लग जाएगा ICD, और बाद में ये लगेगा कंप्लीट रिपोर्टेबल कोड। ठीक है, पहले मतलब कभी भी आप देखोगे ना R65.1 या फिर R65.2, तो वो ऑप्शन आंसर मतलब क्वेश्चन पेपर में हटा ही देना है, क्योंकि वो कभी भी पहले नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद में गाइडलाइन है, इफ acute organ dysfunction is documented but it cannot be determined if the acute organ dysfunction is associated with SIRS or due to another condition, into bracket directly due to the trauma, the provider should be queried। ठीक है, तो लिंकिंग क्लियर नहीं है तो हमें उसके बारे में क्वेरी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में डेथ NOS। ठीक है, तो डेथ NOS R99 करके ICD है, इल डिफाइंड एंड अननोन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी, या इसको डेड ऑन अराइवल भी बोलते हैं, डेड DOA। ठीक है, DOA मतलब शॉर्ट फॉर्म है डेड ऑन अराइवल, is only for use in the very limited circumstance when a patient who has already died is brought into emergency department or other healthcare facility and is pronounced dead upon arrival. It does not represent the discharge disposition of death। ठीक है, तो NOS का जो R29 कोड है ना, वो उसका मतलब ये नहीं है कि डिस्चार्ज डिस्पोजिशन डेथ है। पेशेंट आया ना तो मरा हुआ ही आया है, उसका मतलब ये है R99 का।
उसके बाद में है NIHSS स्कोर, स्ट्रोक स्केल। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्ट्रोक स्केल, इस तरह से इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो है वो ICD है R29.7। ठीक है, तो ये भी कभी भी पहले नहीं जाएगा, देखो यहाँ पे हम देखेंगे ना। ओके, 29.7 नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ स्ट्रोक स्केल स्कोर। और कोड फर्स्ट करके मिल रहा है ना, कोड फर्स्ट द टाइप ऑफ सेरिब्रल इंफार्क्शन I63 डॉट डैश। ठीक है, तो पहले I63 वाला जाएगा, ICD कैटेगरी का, I63 कैटेगरी का, और बाद में ही ये लगेगा। और इसमें देख सकते हो कि सबसे पहला कोड है 70, NIHSS स्कोर 0 to 9। तो पीछे 0 लगाएंगे तो स्कोर 0 होगा, 1 लगाएंगे तो स्कोर 1, 2 लगाएंगे तो 2, 702, इस तरह से। फिर दूसरा वाला है R29.71, तो इसमें भी ऐसा ही है, 0 लगा दोगे तो स्कोर 10 होगा। ठीक है, 1 1 है तो फिर स्कोर 11, 1 2 है तो स्कोर 12, है ना। इस तरीके से है। 72 में भी ऐसा ही है, 73 में भी ऐसा ही है, लेकिन 74 जो है वो पूरा लंबा नहीं है, 9 तक नहीं है, यहाँ पे 2 तक ही है, मतलब के स्कोर मैक्सिमम जो है वो 42 तक है। NIHSS स्कोर 42 का जो है वो ICD R29.742 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, कैन बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद एक्यूट स्ट्रोक कोड्स I63 to identify the patient's neurological status and the severity of the stroke. The stroke scale codes should be sequenced after the acute stroke diagnosis codes. At a minimum, report the initial score documented. If desired, facility may choose to capture multiple stroke scale scores. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 18 का गाइडलाइन हो गया। उसके बाद में है हमारे पास चैप्टर नंबर 19, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंजरी पॉइजनिंग एंड सर्टेन अदर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सटर्नल कॉजेस। और कैरेक्टर अल्फ़ाबेट दो है, S और T, S00 to T88। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है एप्लीकेशन ऑफ सेवन्थ कैरेक्टर इन चैप्टर 19। ठीक है, तो बेसिकली वही का वही कंसेप्ट है जो हमने चैप्टर नंबर 13 में देखा था ना। ठीक है, क्या देखा था 13 में, ADS का क्या होता था, सेवन्थ कैरेक्टर A का मतलब क्या है, सेवन्थ कैरेक्टर D का क्या है, और सेवन्थ कैरेक्टर S का क्या है। सेम टू सेम है, यहाँ पे हम टाइम पास नहीं करेंगे। क्या है, एक बार रिपीट कर लो तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। एक्टिव ट्रीटमेंट। सेवन्थ कैरेक्टर A मीन्स एक्टिव ट्रीटमेंट, है ना। जब हम टेब्यूलर लिस्ट देखेंगे ना तो उसमें क्या मिलता है, इनिशियल एनकाउंटर ऐसा मिलता है, लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार आता है तभी लगाएंगे, ऐसा नहीं है। पेशेंट चाहे दूसरी बार आ रहा है, तीसरी बार, लेकिन जब तक उसकी ट्रीटमेंट एक्टिव है ना, तो हम सेवन्थ कैरेक्टर A सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में सेवन्थ कैरेक्टर D, उसका क्या था, एक्टिव ट्रीटमेंट इज कंप्लीट। ठीक है, एक्टिव ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, और द पेशेंट इज नाउ कमिंग इन फॉर रूटीन केयर फॉर हीलिंग रूटीन और केयर। रिकवरी फेज। ठीक है, तो हीलिंग और रिकवरी फेज है, और पेशेंट अभी आ रहा है रूटीन केयर के लिए आ रहा है, एक्टिव ट्रीटमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो सेवन्थ कैरेक्टर D होगा। ऐसे ही सेवन्थ कैरेक्टर S क्या होगा, सीक्वल माने लेट इफेक्ट। लेट इफेक्ट की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, रेसिडुअल इफेक्ट आफ्टर द एक्यूट फेज ऑफ एन इलनेस इज ओवर। ठीक है, तो उसका कोडिंग में क्या ध्यान में रखना है, सिक्वला का कोडिंग कैसे होता है, जो इफेक्ट होती है ना, जैसे एस्कार फॉर्मेशन आफ्टर बर्न। ठीक है, तो एस्कार का जो ICD होगा वो पहले लगेगा, और फर्स्ट होगा देन जो सेकेंड। T वाला कोड होगा जिसका कि सेवन्थ कैरेक्टर S होगा वो बाद में लगेगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना, कोडिंग में ये है। और उसके अलावा सेवन्थ कैरेक्टर ADS के अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं कैरेक्टर्स। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चार्ट मिलता है स्टार्टिंग में, जो चैप्टर 19 की गाइडलाइन है ना, उसमें पूरा फ्रैक्चर का दिया है। ठीक है, तो राइट साइड का जो कॉलम है वो ओपन का है, और नहीं, राइट साइड का कॉलम है क्लोज का है, और लेफ्ट साइड में दो कॉलम है जो कि
ओपन फ्रैक्चर का होता है। ठीक है, तो ओपन में टाइप अलग अलग है ना, उसके हिसाब से अलग अलग ऑप्शन मिलता है। ये रहा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि राइट साइड में वो क्लोज्ड फ्रैक्चर है। तो ए सेवन्थ कैरेक्टर एक्टिव ट्रीटमेंट, यहाँ पे भी सी है तो एक्टिव ट्रीटमेंट है, और बी है तो भी एक्टिव ट्रीटमेंट है, जो कि बी और सी जो है वो किसका है, ओपन फ्रैक्चर का है ना। ओपन और व्हाट इज द फ्रैक्चर क्लासिफिकेशन, तो ये जो है एकदम लेफ्ट में है उसके, फ्रैक्चर ओपन टाइप 1, टाइप 2 और एनओएस है। और बीच में जो कॉलम है उसमें फ्रैक्चर टाइप 3A, 3B और 3C है। ठीक है, तो 3A, 3B और 3C का जो होगा ना फ्रैक्चर ओपन वाला, तो उसमें एक्टिव ट्रीटमेंट होगा तो फिर सेवन्थ कैरेक्टर सी होगा। और फ्रैक्चर ओपन फ्रैक्चर टाइप 1, टाइप 2 या एनओएस होगा तो फिर जो ट्रीटमेंट होगा वो आई मीन एक्टिव ट्रीटमेंट का होगा ना, तो लास्ट कैरेक्टर सेवन्थ कैरेक्टर बी होगा, बी बॉम्बे। ठीक है, फिर यहाँ डी है, तो ये जो डी है वो किसका है, क्लोज्ड फ्रैक्चर का है, रूटीन हीलिंग का। और डिले डीलिंग है तो फिर जी है। अगर ओपन फ्रैक्चर है ना तो फिर 3A, 3B में क्या होता है, सब्सिक्वेंट रूटीन हीलिंग का एफ है। और फ्रैक्चर टाइप अगर 1 है, टाइप 2 है, एनओएस है, तो फिर रूटीन हीलिंग का ई है। ठीक है, तो ये टेबल का यूज कर लेना है। अगर ओपन फ्रैक्चर आता है ना तो सेवन्थ कैरेक्टर सिलेक्शन करने के लिए ये टेबल अच्छा है। और सीक्वल का जो होता है वो हर जगह एक ही है, एस एस एस, हर एक जगह पे एस है। ठीक है, लेकिन बाकी के जो कैरेक्टर है वो चेंज हो रहे हैं, जी के पी ये क्लोज में मिल रहा है। और ओपन 3A, 3B, 3C में सी, एफ, जे, एन, आर, एस इस तरह से है। ओपन फ्रैक्चर टाइप 1, टाइप 2 एनओएस है तो फिर बी, ई, एच, एम, क्यू इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये सेवन्थ कैरेक्टर का हमने देख लिया। और उसके बाद में कोडिंग ऑफ इंजरीज, तो यहाँ से हम गाइडलाइन करेंगे। व्हेन कोडिंग इंजरीज असाइन सेपरेट कोड फॉर ईच इंजरी unless a combination code is provided, in which case the combination code is assigned। ठीक है, तो इंजरी अलग अलग है, सपोज शोल्डर की अलग है और हैंड की अलग है, तो फिर ऑब्वियसली उसको अलग अलग आईसीडी मिल रही है तो अलग ही करेंगे। लेकिन जहाँ पे कंबाइंड मिलता है ना तो फिर बात अलग है, तो फिर कंबाइंड वाला ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल शोल्डर और फोर आर्म का कहीं कहीं में मिल जाता है कंबाइंड, तो उसके लिए फिर कंबाइंड वाला ही यूज होगा। ठीक है, codes from category T07 unspecified multiple injuries should not be assigned in the inpatient setting unless information for a more specific code is not available. Traumatic injury codes S00 to T14.9 are not to be used for normal healing surgical wounds or to identify complications of surgical wounds। ठीक है, तो ये जो ट्रॉमेटिक इंजरी कोड है ना वो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होगा ना उसके लिए ही होगा। ठीक है, हीलिंग सर्जिकल वुंड या फिर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जिकल वुंड होगा ना तो वो उसके लिए टी कोड होगा। ठीक है, अदर मतलब T14.9 के बाद वाला जो टी होगा ना वो टी वाला होगा, लेकिन इसमें से नहीं होगा। ठीक है, द कोड फॉर द मोस्ट सीरियस इंजरी एज डिटरमाइंड बाय द प्रोवाइडर एंड द फोकस ऑफ ट्रीटमेंट इज सीक्वेंस्ड फर्स्ट। ठीक है, तो दो तीन मिल रही है ना इंजरी का, मान लो डॉक्यूमेंटेशन मिल रहा है दो या तीन का, तो सबसे ज्यादा तामझाम जिसका होता है ना उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट रिपोर्ट करेंगे, फर्स्ट उसको सीक्वेंस करेंगे। ठीक है, तो जिसका भी मतलब कि फोकस ऑफ केयर ज़्यादा होगा, लंबा पैराग्राफ होगा, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होगा, तो वो वाली जो इंजरी होगी उसको पहले करेंगे, उसके बाद में दूसरा और तीसरा, इस तरह से सीक्वेंस करना पड़ेगा। उसके बाद में दिया है नंबर 1 में सुपरफिशियल इंजरी। सुपरफिशियल इंजरी सच एस एब्रेजन्स और कंट्यूजन्स आर not coded when associated with more severe injuries of the same site। ठीक है, तो एब्रेजन कंट्यूजन ये सब जो होता है ना छोटी मोटी चीज है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये एब्रेजन कंट्यूजन अगर दिया है फ्रैक्चर के साथ में तो एब्रेजन कंट्यूजन तो होगा ही नहीं।
क्या है, फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। एब्रेजन, कंट्यूजन के लिए दूसरा क्या होता है वर्ड, सिनोनिम क्या होता है कंट्यूजन का? हेमाटोमा। हेमाटोमा। हेमेटोमा पता नहीं, लेकिन हेमोसिस। ब्रूज होता है एक्कीमोसिस, है ना। ये हाँ। दो तो होता ही है, ब्रूज और हेमोसिस। हेमेटोमा थोड़ा अलग से हो जाएगा, लेकिन हो भी सकता है, मुझे श्योर नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन ये दो होता है, ब्रूज और एक्कीमोसिस भी सेम चीज़ है, कंट्यूजन। ठीक है, तो ये गाइडलाइन क्लियर है। अगर मान लो फ्रैक्चर लेके आया, डिसलोकेशन लेके आया और साथ में उसी का एब्रेजन कंट्यूजन दिया है, तो एब्रेजन कंट्यूजन तो करेंगे ही नहीं हम। ठीक है, फ्रैक्चर या जो भी है डिसलोकेशन वो कर देंगे। ओके, उसके बाद में प्राइमरी इंजरी विथ डैमेज टू नर्व्स ब्लड वेसल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको जरूरत नहीं पड़ती है सीपीसी में। व्हेन ए प्राइमरी इंजरी रिजल्ट्स इन माइनर डैमेज टू पेरिफेरल नर्व्स और ब्लड वेसल्स, the primary injury is sequenced first with additional codes for injuries to nerves and spinal cord such as category S04, and or injury to blood vessels such as category S15. When the primary injuries to the blood vessels or nerves, that injury should be sequenced first. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, प्राइमरी इंजरी रिजल्ट्स माइनर डैमेज टू पेरिफेरल नर्व्स और ब्लड वेसल, तो प्राइमरी इंजरी सीक्वेंस्ड फर्स्ट विथ एडिशनल कोड और इंजरी टू नर्व एंड स्पाइनल कोड सच एस S04, और ये दूसरा जो है वो प्राइमरी इंजरी टू द ब्लड वेसल और नर्व्स, द इंजरी शुड बी सीक्वेंस्ड फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा मतलब सोचने वाली चीज़ है, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर एग्जांपल होगा ना तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी ऐसे बिना उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है, सीपीसी में इसका कुछ आएगा नहीं आपको। उसके बाद में है आयट्रोजेनिक इंजरीज। ठीक है, तो ये आयट्रोजेनिक का मतलब ही क्या होता है, कॉज्ड ड्यू टू मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल अटेंशन। ठीक है, तो ये जो है कंडीशन, आई मीन आयट्रोजेनिक इंजरी मतलब के मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से, तो एक तरह से ये क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशन ही हो गया, है ना। तो यहाँ क्या दिया है, इंजरी कोड्स फ्रॉम चैप्टर 19 शुड नॉट बी असाइंड फॉर इंजरीज दैट अकर ड्यूरिंग और एज ए रिजल्ट ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन, असाइन द अप्रोप्रिएट कॉम्प्लिकेशन कोड। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट चैप्टर में भी हो सकता है और टी कोड भी हो सकता है। ठीक है, टी कोड होगा, लेकिन ज़्यादातर अप्रोप्रिएट जो चैप्टर होता है ना, जैसे डाइजेस्टिव का हो गया और यूरिनरी वाला, अलग अलग जो भी चैप्टर था उसमें से ही मिलेगा। उसके बाद में ये है फ्रैक्चर की गाइडलाइन है, कोडिंग ऑफ ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीपल कोडिंग ऑफ इंजरीज शुड बी फॉलोड इन कोडिंग फ्रैक्चर्स। Fractures of specified sites are coded individually by site in accordance with both the provisions within the categories S02, S12, S22, S32, S42, S49, S52, S59, S62, S72, S79, S82, S89, S92, and the level of detail furnished by the medical record content. ठीक है, तो मल्टीपल कोडिंग जो गाइडलाइन है वो हमारी ये है कि जिसको भी अटेंशन ज़्यादा मिल रहा है वो पहले करना है, उसके बाद वाला और बाद में जाएगा। उसके बाद में दिया है फ्रैक्चर नॉट इंडिकेटेड एज ओपन और क्लोज शुड बी कोडेड टू क्लोज्ड। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्शन है वो क्लोज्ड होगा, आउट ऑफ क्लोज्ड एंड ओपन, है ना। तो ये हमने ऑलरेडी हमने कहाँ देखा था, मस्कुलोस्केलेटल चैप्टर में जब पढ़ा रहा था ना, तब मैंने आपको बता दिया था ना। ठीक है, तो दो टाइप का है ना फ्रैक्चर में, क्या होता है, एक तो क्लोज ओपन होगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा यहाँ पे, क्लोज। 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 ठीक है, और दूसरा जो होता है क्या होता है, डिस्प्लेस और नॉन नॉन डिस्प्लेस। डिस्प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बाय डिफॉल्ट, डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस, है ना। तो इसको याद रखने का मतलब सिंपल तरीका क्या है,
अल्फाबेटिकली जो पहले आता है ना वो डिस ये होता है, डिफॉल्ट होता है ना। तो ओपन और क्लोज में सी पहले आता है तो डिफॉल्ट है क्लोज। और डिस्प्लेस्ड और नॉन डिस्प्लेस्ड में डी पहले आता है तो वो ये है, डिफॉल्ट है। ठीक है। तो यही गाइडलाइन यहाँ पे आईसीटी की बुक में दी गई है। उसके बाद में दिया है कि मोर स्पेसिफिक गाइडलाइंस आर एज फॉलोज, इनिशियल वर्सेस सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स फॉर फ्रैक्चर्स। तो ये हमने देखा ना सेवन्थ कैरेक्टर, उसका ही सारा पूरा लंबा डिस्क्रिप्शन दिया है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सेवन्थ कैरेक्टर के एम एन जो नॉन यूनियन का होता है, फिर माल यूनियन का पी क्यू आर होता है जो कि ओपन फ्रैक्चर में जाएगा। ठीक है। तो वो टेबल हम देख लेंगे जो मैंने आपको बताया ना इसमें। ठीक है, ये वाला। तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा कौन सा कैरेक्टर यूज करना है। आफ्टर केयर जी कोड शुड नॉट बी यूज फॉर आफ्टर केयर फॉर ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स। फॉर आफ्टर केयर ऑफ ए ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर assign the acute fracture code with the appropriate seventh character. Okay. Multiple fractures sequencing. Multiple fractures are sequenced in accordance with the severity of the fracture. जो भी मोस्ट सीवियर होगा वो पहले होगा। उसके बाद में फाइजियल फ्रैक्चर्स। फॉर फाइजियल फ्रैक्चर्स असाइन ओनली द कोड identifying the type of physeal fracture. Do not assign a separate code to identify the specific bone that is fractured. अब फाइजियल का मतलब क्या हुआ? फाइजियल वर्ड का मतलब मीनिंग क्या होगा? रिलेटेड टू फाइसिस, है ना। फाइसिस क्या होता है फिर? लॉन्ग पोर्शन ऑफ द बोन जो होता है ना वो क्या होता है? फाइसिस होता है। ठीक है। यहाँ पे पिक्चर में अगर देखा है ना, ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, डायापाइसिस है, फिर आगे वाला जो है वो एपीपाइसिस है। एपीपाइसिस दोनों एंड में है, लेकिन ये जो लॉन्ग पोर्शन है वो फाइसिस है। ठीक है। तो ये गाइडलाइन ऐसा बोल रही है कि फाइजियल फ्रैक्चर क्लासिफिकेशन में मिल रहा है ना, ठीक है, तो फिर फाइजियल क्लासिफिकेशन वाला ही लेंगे। ठीक है। मान लो फीमर पाइजिस ऐसा करके दे रहा है, लॉन्ग बोन का ही मिलेगा। ठीक है। तो फीमर पाइजिस है तो फीमर का डायरेक्टली अनस्पेसिफाइड वाला उठा के नहीं लगा देना है, क्योंकि फीमर में अगर जाओगे ना तो फाइजिस मिल जाएगा। तो अगर फाइजियल दिया है ना तो ऑब्वियसली फाइजियल क्लासिफिकेशन में से जो होगा ना वही उठाएंगे हम, सीपीटी सॉरी आईसीडी। ठीक है। तो उसका गाइडलाइन है ये। ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि कोडिंग ऑफ बर्न्स एंड कोरोजन, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना है, और क्लासिफिकेशन जो सिस्टम अवेलेबल है आईसीडी 10 CM में, उसको हम देखेंगे, स्टडी करेंगे, और उसका बेनिफिट क्वेश्चन को सॉल्व करने में लेंगे। ठीक है। तो कोडिंग ऑफ बर्न्स एंड कोरोजन दो चीज़ है ना, बर्न्स है और कोरोजन है। तो इसमें दिया है कि आईसीडी 10 CM मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन बर्न्स एंड कोरोजन। बर्न कोड्स आर thermal burns except sun burns that come from a heat source such as fire or hot appliance. The burn codes are also from burns resulting from electricity and radiation. ठीक है। तो ये जो बर्न की आईसीडी होगा ना वो हीट सोर्स, फायर, हॉट अप्लायंस और इलेक्ट्रिसिटी और रेडिएशन सोर्स से जो इंजरी होगी ना उसमें यूज होगा। लेकिन सन बर्न और सन टैनिंग होगा ना तो हमें यूज नहीं करना है बर्न की आईसीडी। ठीक है। तो सनबर्न और सन टैनिंग, ठीक है, आईसीडी कोड्स डू नॉट यूज बर्न कोड्स। ठीक है। तो फिर कोड कौन सा यूज होगा इसमें? एल वाला होगा। ध्यान में रखना, कभी भी सन बर्न या सन टैनिंग होगा ना तो चैप्टर नंबर 12 जो देखा था ना, स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है, एल से स्टार्ट होने वाला। ठीक है। तो सन बर्न होगा या सन टैनिंग सन की वजह से जो होगा ना उसके लिए हमें टी से स्टार्ट होने वाला आईसीडी सिलेक्ट नहीं करना है, एल से स्टार्ट होने वाला आईसीडी सिलेक्ट करना है। रिपीट करो क्या बताया। सनबर्न और सन टैनिंग में हमें एल सीरीज वाली आईसीडीज यूज करनी है, ओके, टी परफेक्ट वाली है नहीं। ना, टी वाली नहीं करेंगे। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। उसके बाद में दिया है कोरोजन्स आर बर्न्स ड्यू टू केमिकल।
ठीक है, कोरोजन बर्न्स का ही एक सब टाइप है, लेकिन केमिकल की वजह से जो होता है ना वो कोरोजन होता है। ठीक है। तो इसके बाद में दिया है गाइडलाइंस आर सेम फॉर द बर्न्स एंड कोरोजन। गाइडलाइन जो है वो दोनों बर्न की और कोरोजन की सेम ही है। अब यहाँ पे क्या दिया है, करंट बर्न्स T20 to T25 आर क्लासिफाइड बाय डेप्थ, एक्सटेंट एंड बाय एजेंट। ठीक है, तीन चीजें हैं ना, डेप्थ, एक्सटेंट एंड बाय एजेंट, एक्स कोड। उसके बाद में दिया है बर्न्स आर क्लासिफाइड बाय डेप्थ एज फर्स्ट डिग्री, ठीक है, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री बर्न होगा तो इसमें क्या होगा, लाल हो जाएगा स्किन जो होगा ना, एरिथीमा है ना, एरिथीमा मतलब रेडनेस। ठीक है। सेकंड डिग्री बर्न होगा तो फिर ब्लिस्टरिंग होगा, मतलब फोड़े पपोले वो बन जाएंगे। और थर्ड डिग्री होगा तो फुल थिकनेस इन्वॉल्वमेंट होगा, तो पूरा थिकनेस जो स्किन का होगा ना उसका बर्न हो चुका होगा। ठीक है, तो थर्ड डिग्री मोस्ट सीवियर हो गई, और सेकंड डिग्री इससे थोड़ा कम सीवियर, और फर्स्ट डिग्री है वो लिस्ट सीवियर ऐसा होगा। ठीक है। फिर दिया है कि बर्न्स ऑफ द आई एंड इंटरनल ऑर्गन्स T26 to T28 आर क्लासिफाइड बाय साइट, नॉट बाय डिग्री। तो यहाँ पे आई और इंटरनल ऑर्गन होगा ना तो उसका फिर जो क्लासिफाइड होगा ना, क्लासिफिकेशन होगा, उसमें डिग्री नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें तो अंदर ही होगा ना। ठीक है। तो आई का भी क्या है कि आईलिड के नीचे ही होता है ना, तो इसकी वजह से उसमें डिग्री नहीं होगा, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री इस तरह से नहीं मिलेगा। और इंटरनल ऑर्गन का तो ऑब्वियसली अंदर ही होता है, तो होने का कोई चांस ही नहीं है ना। ठीक है। तो उसकी रेंज आप देख सकते हो कि अलग है, T26 से लेकर के T28 की है। ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में नंबर वन में क्या है, सीक्वेंसिंग ऑफ बर्न एंड रिलेटेड कंडीशन कोड्स। सीक्वेंस फर्स्ट द कोड दैट रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ बर्न व्हेन मोर देन वन बर्न इज प्रेजेंट। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री बर्न मैंने आपको बताया ना, थर्ड डिग्री सेकंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री। अगर तीनों डिग्री बर्न है ना तो सबसे पहले हमें रिपोर्ट क्या करना पड़ेगा, थर्ड डिग्री वाला होगा सीक्वेंस को, थर्ड डिग्री वाले को पहले करेंगे, सेकंड डिग्री बाद में, और फर्स्ट डिग्री एकदम बाद में। ठीक है, तीनों अगर होगा तो। ठीक है। तो ये गाइडलाइन हमें वर्न की बता रही है। उसके बाद में A B C पॉइंट है। तो ए में क्या दिया है, व्हेन द रीजन फॉर एनकाउंटर एडमिशन इज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्सटर्नल मल्टीपल बर्न्स, सीक्वेंस फर्स्ट द कोड दैट रिफ्लेक्ट्स द बर्न्स ऑफ द हाईएस्ट डिग्री। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। बी में क्या है, व्हेन ए पेशेंट हैज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बर्न्स द सर्कमस्टेंसेस ऑफ एडमिशन गवर्न द सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल डायग्नोसिस और फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस। ठीक है, दोनों बर्न है, इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है, तो एक ही रिपोर्ट में है, तो फिर जिसका ज़्यादा इंतजाम किया जाएगा, ज़्यादा अटेंशन होगा ना, ठीक है, फोकस ऑफ केयर ज़्यादा होगा, तो उसको हम पहले करेंगे, बाकी के को बाद में करेंगे। उसके बाद में सी में क्या दिया, व्हेन ए पेशेंट इज एडमिटेड फॉर बर्न इंजरीज एंड अदर रिलेटेड कंडीशन सच एज स्मोक इनहेलेशन एंड और रेस्पिरेटरी फेलियर, द circumstances of admission govern the selection of the principal और फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस। अगेन यहाँ पे भी वही है, जिसका इंतजाम ज्यादा होगा, जिसके ऊपर अटेंशन ज्यादा हो जाएगा, उसको पहले किया जाएगा, क्योंकि वो रीजन फॉर एनकाउंटर माना जाएगा। उसके बाद में लोअर कैटेगरी, लोअर प्रायोरिटी का होगा। उसके बाद में नंबर टू में है कि बर्न्स ऑफ सेम एनाटॉमिक साइट। ठीक है, क्लासीफाई बर्न्स ऑफ द सेम एनाटॉमिक साइट एंड ऑन द सेम साइड बट ऑफ डिफरेंट डिग्रीज टू द सब कैटेगरी आइडेंटिफाइंग द हाईएस्ट डिग्री recorded in the diagnosis into bracket second and third degree burns of the right thigh assign only code T24.311। अब यहाँ पे थोड़ा आपको हो सकता है समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं इसको ही बता देता हूँ। सपोज ऐसा है कि शोल्डर का ही दिया है, ठीक है, शोल्डर बर्न्स थर्ड डिग्री एंड सेकंड डिग्री। ठीक है, दोनों बर्न है, लेकिन जो साइड है वो क्या है, राइट साइड का शोल्डर है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ ओनली थर्ड डिग्री का कर देंगे हम। ठीक है, समझ में आया। सेकंड डिग्री का जो बर्न होगा ना राइट शोल्डर का, उसको नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि गाइडलाइन क्या करती है कि मल्टीपल डिग्री होगा ना एक ही सेम साइड का, तो हमें क्या करना है,
एक जो हाईएस्ट डिग्री वाला होगा ना वो कर देना है, बाकी को छोड़ देना है। क्लियर है ये गाइडलाइन? यस सर। ठीक है। तो यस सर। हाँ, ये ध्यान में रखना है कि एक ही लोकेशन है, एक ही एनाटॉमिक साइट है, और थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री सारा मिल गया है तो, लेकिन हमें कोड क्या खाली क्या करना है, जो हाईएस्ट वाला करना है ना, थर्ड डिग्री का। अगर अगर मान लो सेकंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री है तो सेकंड डिग्री कर देंगे, फर्स्ट डिग्री को छोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद में नॉन हीलिंग बर्न्स आर कोडेड एज एक्यूट बर्न्स। नेक्रोसिस ऑफ बर्न्ड स्किन शुड बी कोडेड एज ए नॉन हील्ड बर्न। पता नहीं ये क्या है, समझ भी नहीं है। ठीक है, इसका कोई इतना टेंशन नहीं लेना है, आएगा नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्फेक्टेड बर्न, फॉर एनी डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्टेड बर्न साइट यूज एडिशनल कोड फॉर द इन्फेक्शन। 5 नंबर में है असाइन सेपरेट कोड्स फॉर ईच बर्न साइट। When coding burns, assign separate codes for each burn site. Category T30 burn and corrosion body region unspecified is extremely vague and should rarely be used. Codes for burns of multiple sites should only be assigned when medical record documentation does not specify the individual sites. ठीक है, तो T30 जो है वो वेग है और इसको रेयरली यूज करना है, ऐसा गाइडलाइन में है। उसके बाद में है बर्न्स एंड corrosions classified according to extent of body surface involved. Assign codes from category T31 burns classified according to extent of body surface involved, or T32 corrosions classified according to extent of body surface involved when the site of the burn is not specified or when there is a need for additional data. It is advisable to use category T31 as additional coding when needed to provide data for evaluating burn mortality such as that needed by burned units. It is also advisable to use category T31 as additional code for reporting purposes when there is mention of a third degree burn involving 10-20% or more of the body surface. ठीक है, तो T31 वाला जो कोड है ना, वो जब थर्ड डिग्री बर्न होगा ना, 20 या 20 से अधिक बॉडी सरफेस इन्वॉल्व करता होगा ना, तब यूज करना है। और ये बाद में होगा, पहले वो जो बर्न वाले होंगे वो होंगे T22 T25 वाले, और बाद में ये T31 वाला आ जाएगा। ठीक है। उसका एक रूल ऑफ 9 का एक पिक्चर होता है, वो भी हम देखेंगे बुक में। कैटेगरीज T31 एंड T32 आर बेस्ड ऑन द क्लासिक रूल ऑफ नाइन्स इन एस्टिमेटिंग बॉडी सरफेस इन्वॉल्व। तो ये जो रूल ऑफ 9 वाला है ना, उसमें हेड एंड नेक जो है उसका 9% है। ठीक है। ईच आर्म 9%, लेफ्ट आर्म का 9 और राइट आर्म का भी 9। ईच लेग 18%, मतलब कि लेफ्ट का 18, राइट का 18। एंटीरियर ट्रंक 18%, पोस्टीरियर ट्रंक 18% एंड जेनिटेलिया 1%। तो ये रूल ऑफ 9 में हमें मिलता है। Providers may change these percentage assignments where necessary to accommodate infants and children who have proportionately larger heads than adults, and patients who have large buttocks, thighs or abdomen that involves burns. ठीक है, तो प्रोवाइडर को ये छूट मिलती है कि वो प्रोपोर्शनेटली को चेंज कर सकता है। अगर साइज बड़ा है ना, सपोज चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन की साइज वैसे तो छोटी ही होती है, लेकिन पर्टिकुलरली वो पेशेंट की साइज छोटी नहीं थी, एडल्ट के बराबर थी, तो उस केस में प्रोवाइडर चूज कर सकता है कि ये साइज बड़ा था, ऐसा करके स्टेटमेंट दे सकता है। उसके बाद में 7th नंबर में है एनकाउंटर्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीक्वल ऑफ बर्न्स। एनकाउंटर्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेट इफेक्ट्स ऑफ बर्न्स और corrosions into brackets scars or joint contractures should be coded with a burn or corrosion code with 7th character S for sequela. Okay. Sequela with a late effect code and current burn. When appropriate, both a code for current burn or corrosion with 7th character A or D and a burn or corrosion code with 7th character S may be assigned on the same record when both a current burn and sequela of an old burn exist. ठीक है, तो ये गाइडलाइन बोल रही है कि करंट बर्न और सिक्वला दोनों को अगर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया गया है ना, तो हम कर सकते हैं साथ में। ठीक है, 7th कैरेक्टर ए और 7th कैरेक्टर एस दोनों साथ में लगा सकते हैं, और 7th कैरेक्टर डी एंड 7th कैरेक्टर एस अगर डॉक्यूमेंटेड किया गया है ना तो कर सकते हैं। बर्न्स एंड corrosions डू नॉट हील
at the same rate and a current healing wound may still exist with sequela of a healed burn or corrosion। ये इसका रीजन दिया है इसने। use of an external code cause code with burns and corrosion। An external cause code should be used with burns and corrosions to identify the source and intent of the burn as well as the place where it occurred। ठीक है, तो कैसे बर्न हुआ और कहाँ पे हुआ, है ना, जैसे खेलते हुए हुआ या किचन में हुआ या परेड में हुआ, मिलिट्री, इस तरह से काफी सारे एक्सटर्नल कॉज कोड जो होते हैं ना वो यूज कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये गाइडलाइन खत्म हुई। और अब हम क्या करेंगे, आईसीडी बुक में देखेंगे। ठीक है, आईसीडी बुक में आप भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो जो T20 वाला जो सीरीज है ना वहाँ पे हम देखेंगे। तो T20 के लिए आपका जो पेज नंबर होगा ना वो अलग होगा। आप बताइए कि कौन सा है, 23 वाली बुक जिसके पास है ना उसका पेज नंबर बता दीजिए तो बाकी के लोग ओपन कर लेंगे। 1144। ओके, 1144 पेज आप ओपन कर लीजिए जहाँ पे T20 मिल जाएगा आपको। ओके, तो T20 में मुझे क्या मिल रहा है, सबसे पहले तो बर्न्स एंड कोरोजन्स ऑफ एक्सटर्नल बॉडी सरफेस स्पेसिफाइड बाय साइट T22 T25। और नीचे ये फिंगर मिल रही है सी ऑफिशियल गाइडलाइन इंक्लूड्स, मतलब इंक्लूड ये सारा इसमें ही आता है। और यूज एडिशनल T31 और T32 एडिशनली है। सबसे पहला कोड है वो T20 है जो कि बर्न एंड कोरोजन ऑफ हेड फेस एंड नेक। ठीक है, तो यहाँ पे बर्न एंड कोरोजन दिया है ना, अब आगे देखेंगे। नीचे मिल रहा है द अप्रोप्रिएट सेवंथ कैरेक्टर इज टू बी एडेड टू ईच कोड फ्रॉम कैटेगरी T20, है ना, A D और S, इनिशियल A और D सब्सिक्वेंट और S इक्वला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बर्न का कोड होगा वो हमेशा क्या होगा, सेवंथ कैरेक्टर ही होगा। बर्न का जो आईसीडी होगा ना, सेवंथ कैरेक्टर के अलावा 6 हो गए, 5 हो गए तो वो गलत ही होगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन में कहीं पे भी 6 कैरेक्टर का, 5 कैरेक्टर का मिल रहा है बर्न का, ठीक है, तो वो ऑप्शन हटा देंगे हम, सेवंथ कैरेक्टर का होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब देखो आगे T20.0 में क्या हो गया, बर्न ऑफ अनस्पेसिफाइड डिग्री ऑफ हेड फेस एंड नेक। ठीक है, ऊपर जो था वो क्या था, बर्न एंड कोरोजन था, लेकिन अब क्या हो गया, जीरो, डॉट के बाद जीरो है तो बर्न है, और अनस्पेसिफाइड डिग्री ऑफ हेड फेस एंड नेक। तो डॉट के बाद जीरो होगा ना तो उसको क्या समझना है, अनस्पेसिफाइड डिग्री समझना है। ठीक है, आफ्टर डॉट जीरो मीन्स अनस्पेसिफाइड डिग्री ऑफ बर्न। ठीक है, और डॉट के बाद वन होगा तो फिर क्या होगा, फर्स्ट डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे, देखो जीरो है ना, तो जीरो जहां तक होगा ना वो अनस्पेसिफाइड होगा, है ना। अब देखो डॉट 1, तो बर्न ऑफ फर्स्ट डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डॉट के बाद चेंज होता है ना तो हमारा ये चेंज हो जाएगा। डॉट के बाद 2 होगा तो फिर क्या होगा, सेकंड डिग्री ऑफ बर्न होगा। सेकंड। ठीक है, डॉट के बाद 3 होगा तो क्या होगा, थर्ड थर्ड डिग्री हो डिग्री। जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब मान लो डॉट के बाद 4 होगा तो फिर क्या होगा, फोर्थ डिग्री तो होता नहीं है, कोरोजन। है ना, तो अनस्पेसिफाइड कोरोजन। डिग्री ऑफ कोरोजन हो जाएगा, कोरोजन। है ना। यहाँ पे कोरोजन हो जाएगा। और ऐसे ही फिर इसको चेंज करते रहना है। ठीक है, 5 होगा ना तो ये जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट डिग्री हो जाएगा, कोरोजन। फर्स्ट डिग्री ऑफ कोरोजन। और 6 होगा तो सेकंड डिग्री ऑफ कोरोजन हो जाएगा। और 7 होगा तो फिर थर्ड डिग्री ऑफ कोरोजन हो जाएगा। ठीक है, अब 8 मतलब होगा ही नहीं। ठीक है, डॉट के बाद 8 वाला कोई ऐसा कोड नहीं होगा। तो ये हमने देखा, और यहाँ पे भी देख लेते हैं। फर्स्ट का हमने देखा, और सेकंड का आप देख सकते हो, बर्न ऑफ सेकंड डिग्री 3 आ गया तो फिर बर्न ऑफ थर्ड डिग्री आ गया।
ठीक है। 4 आ गया तो आप देख सकते हो कि कोरोजन आ गया है, लेकिन कोरोजन जब होगा ना तो ये उंगली वाला निशान होगा, ये यहाँ पे क्या दिया है, कोड फर्स्ट T51 टू T65। दैट मीन्स कि कोरोजन वाला जो कोड होगा ना उससे पहले ये जाएगा T51 से T65 वाला कोई भी होगा आईसीडी, और बाद में ही कोरोजन लगेगा। लेकिन बर्न में ऐसा नहीं है ना, बर्न में ऐसा कोई कोड फर्स्ट का नोट नहीं था। ठीक है, तो कोरोजन का होगा तो हमें ये थोड़ा सा माइंड में रखना है। वैसे होता नहीं है, आईसीपीसी में पूछते नहीं है कोरोजन का, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमें ये रखना है कि अगर कोरोजन होगा कभी भी पहले नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये .4 है वो अनस्पेसिफाइड डिग्री कोरोजन है, .5 है वो फर्स्ट डिग्री ऑफ कोरोजन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कोड फर्स्ट है। कोड फर्स्ट हमेशा मिलेगा कोरोजन में, हर जगह मिलेगा। ठीक है। .6 है तो कोरोजन ऑफ सेकंड डिग्री, और .7 है वो कोरोजन ऑफ थर्ड डिग्री। ठीक है, और .7 के बाद में अगेन दूसरा बर्न का आ जाएगा। ठीक है, .8 नाम का कुछ होगा नहीं। ठीक है, T21 में क्या है, बर्न एंड कोरोजन ऑफ ट्रंक, तो यहाँ पे लोकेशन चेंज हो गया है। तो ये समझ लिया आपने, क्लासिफिकेशन समझ में आ गया यस सर। है ना। तो अब क्वेश्चन यस हम सर। देखेंगे, क्वेश्चन इसी का यूज करेंगे हम, ये कंसेप्ट जो हमने समझा ना। ठीक है, तो उसका हेल्प लेकर के करेंगे ना, तो टेबल बनाएंगे और टेबल के हिसाब से गाइडलाइन अप्लाई करके अ, देखेंगे कि क्या होता है आंसर। ओके, सबसे पहले ये वाला है ना 7 नंबर का। तो इसमें पहले क्वेश्चन देखेंगे और टेबल बनाएंगे। तो टेबल में कैसे करना होगा इसका, ठीक है। थर्ड डिग्री के लिए मैं क्या लिखूंगा, टी लिखूंगा, और सेकंड डिग्री के लिए एस, और फर्स्ट डिग्री के लिए एफ। तो जैसे जैसे मिलता जाएगा ना वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, 3 ईयर ओल्ड पुल्स ए पॉट ऑफ हॉट वाटर ऑफ द स्टव एंड इट स्प्लैशेस ऑन हिज फेस एंड आर्म्स। ठीक है, तो पॉट ऑफ हॉट वाटर मतलब कि एक घड़ा टाइप का होगा, वो स्टव के ऊपर था, उसको खींच लिया है उसने और उससे छींटे उड़े हैं फेस और आर्म्स के ऊपर। When examined, the infant has first degree burns on his lower face and second degree burns on both arms। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री में क्या क्या मिल रहा है मुझे, लोअर फेस, मतलब फेस ही पकड़ लो। ठीक है, यहाँ लोअर बोर कुछ होगा नहीं, फेस लिख देते हैं। और दूसरा क्या है, सेकंड डिग्री बर्न बोथ आर्म्स। बोथ आर्म्स का मतलब क्या है कि राइट एंड लेफ्ट आर्म्स, है ना। तो राइट एंड लेफ्ट आर्म्स लिख लिया। उसके बाद में क्या दिया, द फिजिशियन ट्रीट्स द बर्न ऑन फेस अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द टोटल बॉडी एरिया with Sylvadin dressing. For the second degree burns, both arms, approximately 11% total body surface area, have no infection and blisters are intact. The burn is cleansed and Sylvadin dressing is applied. The procedure and diagnosis is coded। ठीक है, तो थर्ड डिग्री है नहीं तो इसको रिमूव कर देंगे। तो बेसिकली मेरे पास क्या होना चाहिए, डॉट के बाद 2 होना चाहिए पहले, और डॉट के बाद 1 वाला आईसीडी होना चाहिए पहले, मतलब बाद में। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ए में क्या है। तो यहाँ पे डॉट के बाद 2 वाली आईसीडी है और डॉट के बाद 1 है, तो ठीक है। इसमें भी डॉट के बाद 2 पहले है, डॉट के बाद 1 है, ठीक है। यहाँ पे भी डॉट के बाद 2 और डॉट के बाद 1, ये भी ठीक है, डॉट के बाद 2 डॉट के बाद 1। तो चारों ऑप्शन में ऐसा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सीक्वेंस वाइज हमें कुछ गड़बड़ी नहीं मिली है। ठीक है, तो अब हम क्या मेथड फॉलो करेंगे कि ये ए में है और ये डी में भी सेम टू सेम ही है ना, और यहाँ पे अलग अलग है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि अगर सेम है और मैचिंग है तो फिर हमारा आंसर इसमें से ही होगा, ए और डी में से। लेकिन अगर मैचिंग नहीं है तो फिर हमारा आंसर किस में से होगा, बी और सी में से होगा, ऐसा हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, बर्न ऑफ सेकंड डिग्री ऑफ शोल्डर एंड अपर लिम्ब एक्सेप्ट रिस्ट एंड हैंड। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड डिग्री बर्न किसका है, आर्म का है ना, तो ये मैचिंग तो है।
ठीक है, सेकंड डिग्री ऑफ शोल्डर एंड अपर लिम, मतलब आर्म तो अपर ही होगा ना। ठीक है, तो ये तो सही है ना, एस वाला सेकंड डिग्री वाला ये सही है। अब दूसरा वाला जो थे वो देख लेते हैं। ये किसका मिलना चाहिए, फेस का होना चाहिए, है ना। ए। तो यहाँ पे क्या है, बर्न ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑफ हेड फेस एंड नेक, तो ये भी सही है। तो मतलब कि आंसर कहाँ से होगा, ए और डी में से ही होगा, बी और डी को निकाल देंगे क्योंकि बी और सी का जरूरत नहीं है अब। ठीक है, अब ए और डी में हमारे पास क्या है, सीपीटी का टेंशन नहीं लेना है अभी। ठीक है, अब ए और डी में मेरे पास क्या है, यहाँ पे X11 डॉट ये है, और यहाँ पे X12 वाला है। ठीक है, तो ये दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा क्या है, कांटेक्ट विथ अदर हॉट टैप वाटर इनिशियल एनकाउंटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, और दूसरा जो है सीपीटी आईसीडी वो ये वाला है, कांटेक्ट विथ अदर हॉट फ्लूइड्स इनिशियल एनकाउंटर। ठीक है। तो दोनों का डिस्क्रिप्शन आपके सामने मैंने रख दिया है, और क्वेश्चन भी आपके सामने ही है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि आंसर क्या होगा, दोनों का डिस्क्रिप्शन आपके सामने ही रखा हुआ है। ठीक है, तो बताइए कि क्या होगा आंसर। ए। 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 डी। ए। ओके, ए। ए किसका है, शिल्पा आपका है आंसर। यस, मेरा भी है। ओके, लावण्य आपका भी है, और प्रियंका आपका कौन सा है। से डी। डी है, डी दिल्ली ना, है ना। यस सर। तो चलो ठीक है, तो ए वाले पहले बताएंगे कि ए क्यों है। क्योंकि हॉट वाटर है इधर। ओके, हॉट वाटर है। और ठीक है, और प्रियंका आप अपना बताइए कि आपको डी सिलेक्ट क्यों किया आपने। सर डी, क्योंकि जो X12 का है उसमें वो कह रहा है कांटेक्ट विथ हॉट वाटर हीटेड ऑन स्टोव, तो यहाँ पे वो स्टोव से उसने गर्म पानी निकाला है इसलिए। ओके, थोड़ा नजदीक है लेकिन थोड़ा सा आपका भी वो है। देखो यहाँ पे क्या है, टैप वाटर है, टैप। टैप वाटर का हम्म। मतलब क्या हुआ, नलके में से पानी आता है वो, है ना। लेकिन हम्म। यहाँ पे नलके की कोई तो बात ही नहीं है ना, यहाँ तो पॉट है। ठीक है, तो नल वाला तो कोई सीन ही नहीं है, तो मतलब कि ये तो नहीं होगा, है ना। और ये जो X12 है इसमें क्या है, कोई भी हॉट फ्लूइड होना चाहिए, फ्लूइड मतलब के पानी भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वाटर है तो मतलब वाटर ही होना चाहिए, है ना। लेकिन क्वेश्चन में तो खैर वाटर ही है ना। लेकिन टैप वाटर होना चाहिए, मतलब कि नल में से निकलता हुआ पानी होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे नल वाली कोई बात ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी दिल्ली ही होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्ड्स पे फोकस करना होगा आपको, समझ में आ गया। यस यस सर। यस। ठीक है, तो हमने ये एक किया, कौन सा था, एग्जाम्पल 7 था ना, तो यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ मैं। उसके बाद में देखते हैं दूसरा। ओके, 15 वाला जो है ना वो करते हैं। तो यहाँ पे भी यही मेथड फॉलो करेंगे, TSF, और क्वेश्चन पढ़ेंगे। Patient presents to the emergency department after being burnt in a house fire. The ED physician documentation indicates patient has first, second and third degree burns on his upper back. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थर्ड डिग्री के सामने अपर बैक लिखूंगा, है ना, क्योंकि तीनों एक ही लोकेशन का है तो हाईएस्ट वाला ले लेंगे, बाकी के छोड़ देंगे। उसके बाद में क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री बर्न्स ऑन हिज लेफ्ट पाम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड के सामने लिख देंगे लेफ्ट पाम। ठीक है, और उसके बाद में दिया है फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री बर्न्स ऑन हिज
लेफ्ट, ये तो हो गया, ठीक है। एंड सेकंड एंड थर्ड डिग्री बर्न्स ऑन इज लेफ्ट अपर आर्म, ठीक है। तो कॉमा करके मैं लेफ्ट अपर आर्म यहाँ पे लिख दिया, और कोई है नहीं, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट डिग्री तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये मेरा टेबल बना लिया है ना। अब लेफ्ट है तो मतलब कि इसका लेटरलिटी कैरेक्टर क्या होता है, लेफ्ट का दो होता है ना। टू। तो हमें ध्यान में रखना है कि लेटरलिटी कैरेक्टर वाला भी यूज कर लेना है कंसेप्ट, तब हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब टी मतलब कि थर्ड डिग्री है, तो मतलब कि दो आईसीडी होने ही चाहिए, अपर बैक और आर्म का तो कोई कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता ना, अलग अलग है तो, ठीक है। तो दो आईसीडी ऐसे होने चाहिए जो कि थर्ड डिग्री के होने चाहिए, और तीसरा वाला सेकंड डिग्री का आफ्टर डॉट टू होना चाहिए, ठीक है। तो ए में है डॉट थ्री डॉट थ्री डॉट टू, बी में डॉट थ्री डॉट थ्री डॉट टू, ये भी है, और डी में क्या है, डॉट थ्री डॉट थ्री डॉट टू। लेकिन सी में देखो गड़बड़ है ना, डॉट टू पहले है और डॉट थ्री बाद में, तो ये तो स्ट्रेट अवे निकल गया, ठीक है। सी निकल गया, अब रह गया ए बी और डी, ठीक है। तो ए बी और डी में से अगर हम देखेंगे ना, तो हमारे पास क्या है कि लेफ्ट अपर आर्म का जो है वो सेकंड डिग्री बर्न है, और लेफ्ट पाम का जो है वो फर्स्ट डिग्री बर्न है। तो यहाँ पे देखो तो कॉम्बिनेशन वाइज गड़बड़ लग रही है ना। लेटरलिटी कैरेक्टर हमारा कौन सा हो सकता है, पांचवा छठा होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक है मतलब कि राइट हो सकता है, और ये लेफ्ट का हो सकता है। फिर यहाँ पे भी क्या है, ये राइट है और यहाँ ये लेफ्ट होगा। लेकिन ये देखो ए में क्या है, यहाँ पे भी दो है और यहाँ पे भी दो ही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे T33 है, यहाँ पे T34 है, और यहाँ पे भी T33 है। तो T33 पहले देखेंगे और बाद में कोई भी दो में से एक सीपीटी आईसीडी देख लेंगे। थर्ड डिग्री का तो वैसे सेम ही होगा, मतलब कि टी रहेगा इसमें, ओके। तो ये क्या है, बर्न ऑफ थर्ड डिग्री अपर बैक, ठीक है। तो ये एकदम परफेक्ट है ना अपर बैक का, तो ये तो सही है। उसके बाद में मान लो ये देख लेते हैं। ओके, बर्न ऑफ थर्ड डिग्री ऑफ लेफ्ट अपर आर्म, तो ये भी परफेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या है, ये ए ही है। समझ में आया, यस सर। यस। ठीक है। तो इस तरह से करना है आपको। ओके, एक और कर लेते हैं, चार एग्जांपल है टोटल हमारे पास बर्न के। ओके, 24th करते हैं। TSF, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री बर्न्स ऑफ फोर आर्म, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, सेकंड के सामने फोर आर्म लिख दूंगा मैं, ठीक है। लेफ्ट राइट कुछ दिया नहीं है। थर्ड डिग्री बर्न्स ऑफ बैक, तो बैक लिख देंगे। और बर्न्स इंजरी सस्टेन्ड एट वेयर हाउस वेयर द पेशेंट इज एम्प्लॉयड, फर्स्ट डिग्री है ही नहीं तो निकाल दिया है मैंने। तो अब यहाँ पे एक बैक का है जो कि थर्ड डिग्री का, डॉट के बाद थ्री वाला होना चाहिए, और एक जो है वो डॉट के बाद टू वाला होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में से क्या क्या हो सकता है, बताओ। टेबल को देख के ही डिसाइड करना है ना। टेबल में जो भी है उसको कोरिलेट करके ABCD में से कुछ भी हो सकता है, बता दो कि क्या होगा, कौन सा ऑप्शन निकल निकल जाएगा वो देखना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा आंसर मिल जाएगा, बुक में एक भी कोड देखना नहीं पड़ेगा। सी आंसर। हेलो, सी। या सी आंसर है, कैसे निकाला आपने बताइए। वो थर्ड डिग्री का एक कोड और सेकंड डिग्री का एक कोड, सेकंड तो का एक। दोनों दो कोड होगा, एक एक्सटर्नल कॉस कोड होगा। ओके, और बाकी में गलत क्या क्या है, देखो ए में गलत क्या है, फर्स्ट डिग्री का तो जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ पे फर्स्ट डिग्री का लगा हम्म। दिया है ना, तो ये अच्छा। गलत है। और ये ए और बी तो वैसे ही निकल गए। और यहाँ पे क्या गलत है, सीक्वेंस ही गलत है, फर्स्ट डिग्री पहले यूज किया है, बाद में सेकंड और थर्ड, तो ये ऐसे ही निकल गया। तो आंसर कौन सा रहेगा, सी, ठीक है। सेम। तो ये हमारा सही है, ये वो देखना है तो ये देख सकते हो, बाकी देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो गाइडलाइन अगर परफेक्टली होगी ना, गाइडलाइन आपने सही से अप्लाई करी है, तो आपको काम जो है जल्दी होगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, 31 का देख लेते हैं। TSF। ठीक है, तो जिम वॉज एट ए बोन फायर वैन ही tripped and fell into the flames. Jim sustained multiple burns. He came to the emergency room via an ambulance and was treated for second and third degree burns of his face. तो मतलब क्या हुआ, थर्ड डिग्री बर्न्स ऑफ फेस माना जाएगा इसको एक ही। और सेकंड डिग्री बर्न ऑन हिज शोल्डर्स। ठीक है, तो शोल्डर्स का मतलब क्या है, राइट एंड लेफ्ट शोल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है राइट एंड लेफ्ट शोल्डर्स। एंड फोर आर्म्स। ओके, तो फोर आर्म्स भी है, मतलब कि फोर आर्म्स भी राइट है। ओके, तो सेकंड डिग्री में राइट एंड लेफ्ट शोल्डर्स और फोर आर्म्स भी लिख लिया है। और थर्ड डिग्री बर्न्स फ्रंट्स ऑफ हिज थाइस, मतलब कि दोनों थाइस, राइट एंड लेफ्ट थाइस। फ्रंट फ्रंट ऑफ राइट लेफ्ट थाइस। ठीक है, तो थाई और फेस का कोई कॉम्बो कोड तो होगा ही नहीं क्योंकि अलग अलग है। और शोल्डर एंड फोर आर्म्स का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ज्वाइनिंग है ना, मतलब साथ साथ में है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट डिग्री का तो है ही नहीं, तो फर्स्ट डिग्री का कोई भी कोड वाला ऑप्शन होना नहीं चाहिए हमारे पास में। ठीक है, तो देख लेते हैं फर्स्ट डिग्री वाला कोई है तो नहीं। ठीक है, फर्स्ट डिग्री कहीं पे भी नहीं है ना, लेकिन सी निकाल दूंगा मैं, क्यों, क्योंकि डॉट के बाद जीरो वाला है ना, अनस्पेसिफाइड डिग्री। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो मैं सी निकाल दिया। और ए बी डी रह गया है, तो ए बी डी में भी ए बी निकल जाएगा ना, क्यों, क्योंकि डॉट के बाद टू पहले है और डॉट के बाद थ्री बाद में है। ठीक है, तो ए और सी चले गए और बी और डी रह गए। अब बी और डी में भी पंगा क्या हो रहा है, फिर से डी भी निकल गया, क्योंकि यहाँ डॉट के बाद तीन वाला पहले है, बाद में डॉट के बाद टू और बाद में डॉट, तो टू ये फिर भी थ्री। गलत है। ठीक है, तो बी ही एकमात्र बी। ऑप्शन ऐसा है जो सही है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला कोड कैसे उसको लगाना है। यहाँ पे रूल ऑफ नाइन का जो गाइडलाइन है ना, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो रूल ऑफ नाइन में हमने क्या पढ़ा था कि T31 वाला जो कोड होगा वो कब यूज करेंगे, जनरली थर्ड डिग्री बर्न जो मोर देन 20% बॉडी सरफेस एरिया होगा ना, उस केस में थर्ड डिग्री बर्न वाले के लिए होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम बुक में जाके T31 का जो है वो देखेंगे, थोड़ा बहुत गाइड मतलब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और देखेंगे उसको कैसे होता है। ओके, तो T31 पे हम आ गए और ये जो है वो पिक्चर है। ठीक है, रूल ऑफ नाइन। तो ये हेड एंड नेक का 9% है, फ्रंट का 18%, बैक का 18, इस तरह से आगे पीछे का 18 18 है। हाथ का 9 है, दोनों का अलग अलग 9 9, और पाँव का भी अलग अलग 9 18 18 है। ठीक है, तो अब ऐसा है कि ये जो हाथ में 9 लिखा है ना, तो उसमें भी फ्रंट और बैक का करेंगे तो फिर कैसे होगा, 4.5 हो जाएगा, फ्रंट का 4.5 और बैक का 4.5, है ना। तो थाइज का हमारे पास कितना मिल रहा है, फ्रंट मिल रहा है ना, तो इसका कितना होगा, राइट थाई का 9 और लेफ्ट थाई का फ्रंट वाला 9, तो टोटल हमारे पास थाई का क्या होगा, 18 होगा, 18। है ना। तो मैं यहाँ पे 18 लिख लेता हूँ। ठीक है, और फेस का कितना होगा, 9 होगा। ठीक 9। है, तो यहाँ पे 18 + 19, सॉरी 18 + 9 कितना होगा टोटल, 27 हो जाएगा, 47। है ना। तो ये जो है वो हमारा बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से होता है, मतलब कि इसका फेस का 9 और थाइस का 18। अब दूसरा जो हमारे पास जवाब में है वो क्या है, T31 42। T31 42 में देखेंगे, मैच करेंगे। T31 42 यहाँ पे है, बर्न्स इन्वॉल्विंग 40 to 49% ऑफ बॉडी सरफेस विथ 20 to 29 थर्ड पर डिग्री बर्न। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड डिग्री बर्न कितना है, 27 है, इसके बीच में ही 27। आता है। ठीक है, तो ये सही है।
ठीक है, क्लियर है एग्जाम्पल? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से बर्न का बहुत ही आसानी से हो जाता है। थोड़ा सा मतलब जो ऑप्शन होगा ना ऐसे लंबे लंबे होंगे, लेकिन उससे बिल्कुल डरना नहीं है। गाइडलाइन अगर क्लियर है, डॉट के बाद वन, डॉट के बाद टू, इस तरह से जो क्लियर है ना, तो फटाफट हो जाएगा आपका। ठीक है। वैसे आता बहुत ही रेयरली है, मतलब कि आता नहीं है बर्न का क्वेश्चन। आप लकी हो तो ही आता है, लेकिन कभी कभी आ भी जाता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई बर्न की गाइडलाइन। उसके बाद में जो है वो पॉइजनिंग वाली है। ठीक है। सर कोई क्लोजर वाले क्वेश्चन नहीं है क्या? क्लोजर वाले मतलब? हेलो? कोरोजन कोरोजन। रिलेटेड। नहीं, कोरोजन वाले नहीं, नहीं। कोरोजन का तो बहुत आसान है, हेलो। मैंने बोला ना कि आगे पहले क्या लगेगा, T51 वाला एक कोड लगेगा। ठीक है, तो कोरोजन का टेंशन लेना ही नहीं है। कोरोजन होगा ना तो क्लासिफिकेशन तो सेम ही है, खाली डिजिट अलग अलग है। .4, .5, .6, .7 यूज होगा। ओके, तो अब हम ये वाली गाइडलाइन देखेंगे, एडवर्स इफेक्ट, पॉइजनिंग, ओके सर। अंडरडोजिंग एंड टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे चार चीजें हैं ना, एडवर्स इफेक्ट, पॉइजनिंग, अंडरडोजिंग एंड टॉक्सिक इफेक्ट, इस तरह से चार चीजें हैं। और जो रेंज है वो क्या है, T36 से T65। तो ये रेंज में सारी आ जाती है, मतलब ये एडवर्स इफेक्ट, पॉइजनिंग, अंडरडोजिंग एंड टॉक्सिक इफेक्ट। लेकिन अगर ये तीनों खाली सिलेक्ट करेंगे ना, तो फिर उसकी रेंज क्या होगी, T36 से लेकर के T50 हो जाएगी ये, है ना, T36 टू T50। और बाकी का जो रह गया ना टॉक्सिक इफेक्ट, वो क्या होगा, T51 से T65। ठीक है, तो टॉक्सिक इफेक्ट का अलग है, और एडवर्स इफेक्ट, पॉइजनिंग, अंडरडोजिंग का अलग है। ठीक है, इतना सिंपल रखना है। यहाँ पे लिखा है कोड्स इन कैटेगरी T36 टू T65 आर कॉम्बिनेशन कोड्स दैट इंक्लूड द सब्सटेंस दैट वाज टेकन एज वेल एज द इंटेंट। No additional external cause code is required for poisoning, toxic effect, adverse effects and underdosing codes. External cause code का जरूरत नहीं है। नंबर वन, डू नॉट कोड डायरेक्टली फ्रॉम द टेबल ऑफ ड्रग्स। ठीक है, टेबल ऑफ ड्रग्स में हमने देखा था ना कितनी कॉलम होती है, कौन कौन सी होती है, 6 कॉलम। सिक्स सिक्स कॉलम कॉलम्स। है ना। तो पहली चार कॉलम किसकी होगी, पॉइजनिंग की होगी। ठीक है, तो पॉइजनिंग की। पॉइजनिंग में सबसे पहली होगी वो कौन सी होगी, एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल। ठीक है, जिसका एक्सीडेंटल फिफ्थ होगा। और सिक्स्थ कैरेक्टर हमेशा वन होगा। ठीक है, फिर सेकंड कॉलम क्या होगा, इंटेंस। इंटेंसिटी 2 होगा लास्ट या कैरेक्टर। या गुड, है ना। तो फिफ्थ और सिक्स्थ कैरेक्टर टू होगा। फिर थर्ड थर्ड नंबर में क्या है, एसॉल्ट का है ना, एसॉल्ट। है ठीक है, 3 तो इसमें होगा। फिफ्थ और सिक्स्थ कैरेक्टर थ्री होगा। उसके बाद में हाँ। क्या है, अनडिटरमाइंड। अनडिटरमाइंड, है ना। तो अनडिटरमाइंड का हमने क्या देखा था कि प्रोवाइडर बताएगा कि अनडिटरमाइंड है, हम डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसका चार होता है। उसके बाद में पांचवी कॉलम जो है वो एडवर्स इफेक्ट की है। एडवर्स एडवर्स ठीक है, इफेक्ट। इफेक्ट 5। या पांच नेट होता है। 6। और अंडर अंडर डोजिंग डोज। का छः होता है। अब ये गाइडलाइन क्या बोल रही है कि डायरेक्टली हमें टेबल ऑफ ड्रग्स में से उठा के न लगा नहीं देना है ना। क्यों, क्योंकि टेबल ऑफ ड्रग्स में तो खाली कोड मिलता है ना। तो उसको टेबुलर लिस्ट में जाके पूरा देखेंगे, कोड फर्स्ट मिल रहा है, कोड एडिशनल मिल रहा है, जो भी होगा ना वो सारा कन्वेंशन होगा वो फॉलो करके पूरा कोड हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बोल रहा है कि टेबल ऑफ ड्रग्स में से डायरेक्टली हम नहीं यूज करना है, ऑलवेज रिफर बैक टू टेबुलर लिस्ट। ठीक है, तो वैसे भी जनरल कोडिंग में भी गाइडलाइन है। ठीक है, उसके बाद में नंबर टू में दिया, यूज एज मैनी कोड्स एज नेसेसरी टू डिस्क्राइब। यूज एज मैनी कोड्स एज नेसेसरी टू डिस्क्राइब completely ऑल ड्रग्स, मेडिसिनल और बायोलॉजिकल सब्सटेंस। ठीक है, तो मेडिसिनल ड्रग और बायोलॉजिकल सब्सटेंस के अकॉर्डिंग जितने भी कोड एप्लीकेबल है उतने लगाने हैं। एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, इस हिसाब से। नंबर तीन में क्या दिया, इफ द सेम कोड वुड डिस्क्राइब द causative एजेंट, इफ द सेम कोड वुड डिस्क्राइब द causative एजेंट फॉर मोर देन वन एडवर्स रिएक्शन, पॉइजनिंग, टॉक्सिक इफेक्ट और अंडरडोजिंग, assign the code only once।
ठीक है। 4 नंबर में क्या है, इफ टू और मोर ड्रग्स मेडिसिनल और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, इफ टू और मोर ड्रग्स मेडिसिनल और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस आर टेकन, code each individually unless a combination code is listed in the table of drugs and chemicals. If multiple unspecified drugs, medicinal or biological substances were taken, assign the appropriate code from subcategory T50.91, that is poisoning by adverse effect of and underdosing of multiple unspecified drugs, medicaments and biological substances. ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर पे द occurrence ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी इज क्लासिफाइड इन आईसीडी 10 CM एज फॉलोज। ठीक है, तो ड्रग टॉक्सिसिटी का occurrence जो होता है वो किस तरह से मिलता है। तो सबसे पहले दिया है कि एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट जो भी बोलो एक ही चीज होता है। when coding an adverse effect of a drug that is correctly prescribed and properly administered, assign the appropriate code for the nature of the adverse effect followed by the appropriate code for the adverse effect of the drug। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन ये वाला कब यूज करेंगे, जब पेशेंट जो होगा ना उसने क्या किया होगा, करेक्टली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग होगा वो लिया होगा और प्रॉपरली एडमिनिस्टर्ड होना चाहिए, है ना। मतलब कि ओरली लेने के लिए एडवाइस किया गया है तो ओरली लिया होना चाहिए, अगर इंजेक्शन है तो इंजेक्शन ही होना चाहिए। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए प्रॉपर और प्रॉपर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब जाके कुछ होगा ना एडवर्स इफेक्ट, उसको हम एडवर्स इफेक्ट मानेंगे। और उसमें भी फिर कैसे होगा, कोडिंग कैसे होगा, असाइन द अप्रोप्रिएट कोड फॉर द नेचर ऑफ द एडवर्स इफेक्ट पहले और फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट कोड फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट, है ना। तो ये जो टी कोड होगा ना ये बाद में जाएगा, सबसे पहले क्या जाएगा, नेचर ऑफ द एडवर्स इफेक्ट। नेचर ऑफ द एडवर्स इफेक्ट का एग्जांपल क्या है, सपोज कोई मेडिसिन है, ठीक है, सपोज लेजिक्स है, ठीक है, लेजिक्स का मान लो पेशेंट ने लिया, उसके बाद में उसको हेडेक हो गया या डायरिया हो गया, ठीक है, तो डायरिया क्या हो गया, नेचर हो गया, तो डायरिया का जो होगा आईसीडी वो क्या होगा, पहले होगा। और प्राइमरी। उसके बाद में T36 से T50 जो कि लेजिक की साइड इफेक्ट होगी, है ना, कौन से कॉलम में से होगी, 5वें कॉलम में से होगी, है ना। तो उसका जो कोड होगा टी कोड, उसका फिफ्थ और सिक्स्थ कैरेक्टर 5 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आया गाइडलाइन, यस सर। है ना। यहाँ पे दिया भी है यस कि सर। एग्जांपल्स ऑफ नेचर ऑफ एन एडवर्स इफेक्ट आर टैकीकार्डिया, डिलीरियम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेजिंग, वॉमिटिंग, हाइपोकेलिमिया, हेपेटाइटिस, रीनल फेलियर और रेस्पिरेटरी फेलियर। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, डायरिया, हेडेक, एब्डोमिनल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एडवर्स इफेक्ट। उसके बाद में है पॉइजनिंग, तो पॉइजनिंग कब माना जाएगा, व्हेन कोडिंग पॉइजनिंग और रिएक्शन टू द इम्प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, तो जब भी मेडिकेशन का इम्प्रॉपर यूज होगा ना तो ये कैटेगरी हो जाएगी पॉइजनिंग। ठीक है, इम्प्रॉपर माने कैसे होगा, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग यूज कर रहा है, ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गड़बड़ी है। ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल ओवरडोज, रॉन्ग सब्सटेंस गिवन और टेकन इन एरर, रॉन्ग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आएगा। फर्स्ट असाइन द अप्रोप्रिएट कोड फ्रॉम कैटेगरी T36 टू T50। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पहला कोड क्या होगा, T36 से T50 होगा। ठीक है, पहले नेचर वाली जो बात थी ना वो यहाँ पॉइजनिंग वाले किस्से में एप्लीकेबल नहीं है, सीधा पहला कोड जो होगा वो T36 से T50 कैटेगरी का ही होगा। तो पॉइजनिंग कोड्स हैव एन एसोसिएटेड इंटेंट as their fifth or sixth character: accidental, intentional, self-harm, assault, and undetermined. If the intent of the poisoning is unknown or unspecified, code the intent as accidental intent। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर इंटेंट के बारे में कुछ दिया ही नहीं गया है तो हमें क्या करना है, नंबर 1 कॉलम जो थी ना एक्सीडेंटल वाली, उसमें से कोड उठाना है ना, अनडिटरमाइंड वाला नहीं उठाना है। यहाँ पे दिया है ना, द अनडिटरमाइंड इंटेंट is only for use if documentation in the record specifies that the intent cannot be determined. Use additional codes for all manifestations of poisoning। ठीक है, तो एडिशनल कोड मैनिफेस्टेशन के लिए होगा। उसके बाद में दिया है इफ देयर इज आल्सो ए डायग्नोसिस ऑफ अब्यूज और डिपेंडेंस ऑफ द सब्सटेंस, द अब्यूज और डिपेंडेंस इज असाइंड एज एन एडिशनल कोड। ठीक है, तो अब्यूज और डिपेंडेंस दिया है सब्सटेंस का, तो उसका जो आईसीडी होगा वो एडिशनली लगा सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं, तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है।
नंबर 1 में क्या दिया है, एरर वॉज मेड इन ड्रग प्रिस्क्रिप्शन और इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय प्रोवाइडर, नर्स, पेशेंट और अदर पर्सन। ठीक है, तो एरर हो गई है प्रिस्क्रिप्शन में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन करने में, दवाई देने में। किससे? प्रोवाइडर से हो सकती है, नर्स से, पेशेंट से और अदर पर्सन जो केयर टेकर होगा या उससे। तो ये भी हमारा पॉइजनिंग में आएगा। दूसरे में दिया है कि ओवरडोज ऑफ ए ड्रग इंटेंशनली टेकन और एडमिनिस्टर्ड एंड रिजल्टेड इन ड्रग टॉक्सिसिटी, इट वुड बी कोडेड एज ए पॉइजनिंग। जानबूझ के ज़्यादा लिया गया है तो वो भी पॉइजनिंग में आएगा। नंबर 3, नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग टेकन विथ करेक्टली प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रॉपरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हस्बैंड है, उसने अपनी जो मेडिकेशन थी जो प्रॉपरली एडमिनिस्टर्ड थी, प्रॉपर उसका प्रिस्क्रिप्शन भी था, वो लिया, लेकिन साथ में घर वाले किसी और सदस्य की, वाइफ की मान लो जो मेडिसिन थी वो भी ले लिया, वो जो कि उसके लिए नॉन प्रिस्क्राइब मानी जाएगी। तो वो एग्जांपल इसमें आएगा। नंबर 4 में है इंटरेक्शन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल। ठीक है, दारू के साथ में ड्रग लिया तो उसका भी पॉइजनिंग में ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी का एग्जांपल में मिल रहा है पॉइजनिंग में। उसके बाद में है अंडर डोजिंग। इट रिफर्स टू taking less of a medication than is prescribed by provider or manufacturer's instruction। ठीक है, तो कभी कभी पेशेंट मतलब कॉस्ट कटिंग के लिए या इस तरह से, जरूरत नहीं है इस तरह से एज्यूम करके कम लेता है, जो दवाई प्रिस्क्राइब किया गया है उससे अमाउंट कम कर देता है, तो वो जो कैटेगरी होगी वो अंडर डोजिंग होगा। डिसकंटिन्यूइंग द यूज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑन द पेशेंट्स ओन इनिशिएटिव इनटू ब्रैकेट नॉट डायरेक्टेड बाय द पेशेंट्स प्रोवाइडर इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज अंडर डोजिंग। ऑल टुगेदर वो बंद कर देता है दवाई लेना तो उसको भी अंडर डोजिंग में ही माना जाएगा। फॉर अंडर डोजिंग असाइन द कोड फ्रॉम कैटेगरीज T36 टू T50। ओके, यहाँ पे भी वो नेचर वाला कंसेप्ट नहीं है। कोड्स फॉर अंडर डोजिंग शुड नेवर बी असाइंड एज, नहीं होगा, है ना, यहाँ पे दिखा है कि कोड्स फॉर अंडर डोजिंग शुड नेवर बी असाइंड एज प्रिंसिपल और फर्स्ट लिस्टेड कोड। तो पहले नहीं जाएगा। इफ द पेशेंट हैज ए रिलैप्स और exacerbation of medical condition for which the drug is prescribed because of the reduction in dose, then the medical condition itself should be coded। पहले वो कंडीशन होगी और बाद में जो होगा वो अंडर डोजिंग वाला टी कोड होगा। ओके, उसके बाद में है नॉन कॉम्प्लायंस Z9112, Z9113 और Z9114 और द कॉम्प्लायंस ऑफ केयर Y63.6 to Y63.9 codes are to be used with underdosing code to indicate intent if known। ठीक है, ये नॉन कॉम्प्लायंस का है जी वाला, और ये इंडिकेशन ऑफ इंटेंट का होता है Y63.6 से लेकर के Y63.9। ओके, उसके बाद में है टॉक्सिक इफेक्ट। तो टॉक्सिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? व्हेन ए हार्मफुल सब्सटेंस इज इंजेस्टेड और कम्स इन कांटेक्ट विथ पर्सन, दिस इज क्लासिफाइड एज ए टॉक्सिक इफेक्ट। ये हमारी डेफिनेशन हो गया। हार्मफुल सब्सटेंस इज इंजेस्टेड और कम्स इन कांटेक्ट विथ पर्सन, दिस इज क्लासिफाइड एज ए टॉक्सिक इफेक्ट। The toxic effect codes are in categories T51 to T65। Toxic effect codes have associated intent, that is accidental, intentional, self harm, assault and undetermined। ठीक है, तो यहाँ पे ये गाइडलाइन खत्म। थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। ओके, 14th नंबर का देखो क्या लिखा है। पेशेंट फेल asleep ऑन द बीच एंड कम्स इन विथ ब्लिस्टरिंग ऑन हर बैक। सी इज डायग्नोस्ड विथ सेकंड डिग्री सोलर रेडिएशन बर्न। ठीक है, यहाँ पे सोलर रेडिएशन बर्न दिया हुआ है ना। तो क्या हो सकता है आंसर, कौन सा ऑप्शन में से हो सकता है? बी एंड डी। या बी एंड डी में से हो सकता है। अब बाय चांस आपको मान लो बुक यूज नहीं करना है तो कौन सा सिलेक्ट करोगे? आउट ऑफ बी एंड डी कौन सा करोगे?
ये 9 वाला डी। है, तो मतलब ये अनस्पेसिफाइड होगा, है ना। तो डी अनस्पेसिफाइड। वाला नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे, डी वाला, दिल्ली वाला डी। करेंगे, है ना। तो एक बार देख लो, डी दिल्ली। सर सनबर्न ऑफ सेकेंड डिग्री। है ना, तो सही है। ठीक है, 16th नंबर देखो, पेशेंट प्रेजेंट विथ स्टर्नल चेस्ट पेन, पॉसिबल एंजाइना, फिजिशियन रूल्स आउट एंजाइना एंड डॉक्यूमेंट प्रोबेबल कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, कोड द डायग्नोसिस। क्या होगा आंसर? सी। कौन सा? सी। ओके, सी। है ना, ये तो आपको क्या, कोडिंग वाले हो तो आपको पटाख से आ ही जाएगा ये तो। ओके, 18th नंबर देखो, what is the correct way to code a patient having bradycardia due to demerol that was correctly prescribed and properly administered? ठीक है, तो हिंट मिल गया होगा, क्या हो सकता है ये आंसर? एडवर्स इफेक्ट आया है ना, प्रॉपरली सी प्रिस्क्राइब्ड, एंड डी। आई मीन प्रॉपरली एडमिनिस्टर्ड एंड करेक्टली प्रिस्क्राइब्ड। तो आंसर कहाँ से हो सकता है? सी एंड डी। सी एंड डी क्यों ऊपर ले रहे हो? डी तो होगा ही नहीं ना, एडवर्स इफेक्ट है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, फिफ्थ और सिक्स्थ कैरेक्टर 5 सी होना होगा। चाहिए, फाइव। है ना। तो फाइव। सी यहाँ पे होगा। एकमात्र ऑप्शन सी है, सी ही आंसर। है ना। तो ये हमारा क्लियर हम्म। कट है, गाइडलाइन अगर आपकी क्लियर है ना, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि कोई कंफ्यूजन होगा ही हाँ। नहीं। ठीक है, टी का कोड होगा जिसका कि फिफ्थ और सिक्स्थ कैरेक्टर 5 होना ही चाहिए, क्योंकि ये एडवर्स इफेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है। यस। ओके, 28th नंबर का हमने कर लिया था। अगर एक बार और कर लो, कर भी लिया होगा तो कोई बात नहीं, है ना। इनफेंट वेज 2321 grams is considered underweight for his gestational age without mention of fetal malnutrition. What code would be correct codes? ठीक है, तो ऑप्शन प्रोबेबल कौन सा होगा इसमें, 28 का? बी और डी। या बी और डी में से होना चाहिए। ठीक है, तो अब बी और देख सी। के बताइए कि क्या हो सकता है। आंसर भी मार्क करते जाना, ठीक है, बाद में फिर नहीं तो फिर आंसर आप पूछोगे कि क्या है आंसर इसका। डी। कौन सा, बॉम्बे दिल्ली? दिल्ली। या दिल्ली है तो सही है, ठीक है, डी दिल्ली सही है आंसर। ओके, ये 35 देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन व्हाट 7 कैरेक्टर कोड्स विल यू रिपोर्ट फॉर ए टिक बाइट टू ए पेशेंट्स एयरलाइन व्हेन दे प्रेजेंट टू ए प्रोवाइडर्स ऑफिस फॉर ट्रीटमेंट? ठीक है। बी। बी सर। हेलो। बी होगा। ओके, और कोई आंसर? बी आंसर। या कैसे ढूंढा आपने? सही है, बी आंसर, बी क्योंकि बॉम्बे है। इनिशियल एनकाउंटर एक्टिव इनिशियल सीक्वेंस ही आया एनकाउंटर है। है और ए सेवन और बी कैरेक्टर में एक्स। एक्स। ए में एक्स नहीं है और बी में एक्स है। ओके, है ना। और
हाँ ठीक है, डी में एस एस है तो सीक वाला का तो होगा ही नहीं, सी में भी एस है। ठीक है, तो सीक वाला का तो है नहीं, तो सी डी वैसे निकल गया। ए में कैरेक्टर एक कम है तो मतलब बी ही है आंसर। गुड। ओके, 38 में क्या है, विच ICD 10 cm कोड शुड यू रिपोर्ट फॉर ए पेशेंट हु हैड एडवर्स रिएक्शन टू बी स्टिंग। ठीक है, यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट नहीं है, एडवर्स रिएक्शन टू बी स्टिंग मतलब मधुमक्खी का जो काटना होता है ना, वो उसका एडवर्स रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है। डी। डी डी 60 दिल्ली। ओके, गुड, वेरी गुड। ओके, 39 का क्या है, विच ICD 10 cm कोड अप्लाइज टू बर्न आउट। ए। यस, ए परफेक्ट। ओके, 40 वाला देखो, यंग एडल्ट फीमेल प्रेजेंट्स टू द फिजिशियंस ऑफिस इन जनवरी कंप्लेनिंग ऑफ लेथार्जी, वेट गेन, hypersomnia and irritability. She indicates these feelings started sometime in December and seemingly for no reason. She recalls her mother experiencing similar symptoms every winter. The doctor notes suspected SAD in the medical record and refers the patient to psychiatrist for evaluation, which is the proper diagnosis code selection. बहुत इजी क्वेश्चन है ये। डी। डी दिल्ली होगा है ना, क्योंकि डी सस्पेक्टेड एसिड है, एसिडी एक्सपेक्टेड है है, तो मतलब साइलेंट कि सिम्टम्स जो भी है और ये साइन लेके आया है सिम्टम्स। वही करेंगे है ना, और ये मदर का जो हिस्ट्री है वो कोड होगा ये। ठीक है। ओके, तो हमने काफ़ी सारा कर लिया है, और अभी ये चैप्टर 19 में जो बाकी की गाइडलाइन है बड़ी बोरिंग वाली है, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेंगे, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल बेकार है। इवन जो कोडिंग होता है ना उसमें भी बहुत हार्डली ऐसा कुछ करने का मिलता है। ठीक है, तो गाइडलाइन हम कल देखेंगे। ओके, और बाकी जो है चैप्टर 2021 बहुत ही कम है, उसमें से कुछ पढ़ने लायक है नहीं। ठीक है, तो वो हम कल देख लेंगे, और कुछ और पॉइंट्स है वो भी देख लेंगे। ठीक है, या